चलो बच्चों, क्या हाल है। जेई का एग्जाम बहुत करीब आ गया है, घबराहट बढ़ती चली जा रही होगी। कई चैप्टर्स तुमने रिवाइज भी कर लिए हैं जो हमने करा रहे हैं, और साथ ही साथ तुम अपने आप भी एक अच्छा रिवीजन कर रहे होगे। यही वो टाइम है जिस बच्चे ने इस टाइम पर जम के मेहनत कर ली, आप समझ लीजिएगा उसका बेड़ा पार है। और जो बच्चे बहुत दिनों से मेहनत करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम पर जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस फेस्टिव सीजन में अगर कोई बच्चा हथियार डाल देता है या मजे में इन्वॉल्व हो जाता है या मस्ती करने लगता है, ये सोच के कि चलो ये तो छुट्टी है, न्यू ईयर आ गया, ये फुटबॉल के मैच चल रहे हैं वगैरह वगैरह, आप समझ लीजिए उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत का कोई नतीजा निकल के नहीं आएगा। हां, ये जरूर है कि जिस बच्चे ने अब बहुत ज्यादा स्टडीज स्टार्ट कर दी है, बहुत तेजी से जिसने भागना स्टार्ट कर दिया है, वो उन लोगों को पिछाड़ सकता है जो उससे ऑलरेडी आगे थे, क्योंकि वो अब सुस्ताने लगेंगे। इसलिए सब लोग इस चीज का ध्यान रखें, जितनी भी मेहनत चली है उससे कई गुना ज्यादा मेहनत इस बचे हुए एक महीने के अंदर करनी है, क्योंकि यही वो टाइम है जो लपेटने का टाइम है, यही वो टाइम है जो रिवीजन का टाइम है, जो एक बार देख लिया उसको दोबारा देखने का टाइम है, क्योंकि जो बच्चा इसको दोबारा नहीं देख के जाएगा वो उसको अपा नहीं पाएगा। इसलिए मेरा सब लोगों के सजेशन है, रिवीजन करते रहो। ये जो सीरीज चलाई गई है, इस सीरीज से आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि इस चैप्टर में ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो डिस्कस होने चाहिए, जिनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि आप एग्जाम देने इन चैप्टर्स, इन टॉपिक्स को पढ़ के जाए। आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक जबरदस्त टॉपिक है, बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिजिकल केमिस्ट्री के एक दो मुश्किल चैप्टर्स ही तो हैं, उनमें से इसका एक नाम लिया जाता है। ये इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि डब्बे में एक्चुअली जो सोल्यूशन पड़ा है उसकी पीएच कैलकुलेशन के हमारे पास 50 फॉर्मूले हैं, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मैं तुम्हें सिर्फ इतना सजेशन दूंगा कि अगर आपको डब्बे को पहचानना सीख लिया आपने कि डब्बे में कौन पड़ा है, तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको फिर फॉर्मूले याद करने हैं और डब्बे से पूछना है कि हां भाई तुम कौन हो। अंदर से आवाज आएगी मैं एक बफर सोल्यूशन हूं, और जैसे ही तुम्हें पता चला बफर सोल्यूशन है, फटाक से बफर का पीएच का फॉर्मूला लगा दिया। अंदर से आवाज आएगी मेरे अंदर एक एम्फीप्रॉटिक एनायन है, फटाक से एम्फीप्रॉटिक एनायन की पीएच का फॉर्मूला लगा दिया। यानी हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि इस टॉपिक के अंदर ऑलमोस्ट वो सारी चीजें कवर कर ले जो किसी भी लेवल के एग्जाम में पूछी जा सकती। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर जो भी डिस्कशन हमें करना है, उनमें जो मेन पॉइंट्स हमारे हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक दो थ्योरीज बनाई गई हैं एसिड बेस की, उनको एक मिनट के अंदर निपटाते हैं। और उसके बाद पीएच कैलकुलेशंस के बारे में बात करेंगे। वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच हो सकती हैं, वो वीक एसिड्स की पीएच हो सकती हैं, वो वीक एसिड्स के मिक्सचर हो सकते हैं, वो पॉलीप्रोटिक एसिड हो सकता है। कुछ तमाम तरह के केसेस बनाए जाए जिस पर सवाल हमसे किसी भी लेवल पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कैलकुलेशंस, नेक्स्ट डिस्कशन हाइड्रोलिसिस का होगा, जो सॉल्ट्स हाइड्रोलिसिस होंगी। कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जो पानी में जाने के बाद सिर्फ भीगते हैं और भीग कर टूट जाते हैं, लेकिन पानी से बातचीत नहीं करते। बातचीत इन द सेंस फिजिकल इंटरेक्शन तो कैटायन एनायंस का हो सकता है, वो तो होगा ही होगा यार। पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है, कैटायंस एनायंस को ब्रेक करोगे तो कैटायन एनायन पानी से बातचीत करेंगे, उनका हाइड्रेशन जरूर होगा, हाइड्रेशन से एनर्जी भी रिलीज होगी, सब चलेगा सर, लेकिन पानी से केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसे सॉल्ट्स पानी में सिर्फ घुलते हैं, पानी के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं करते, पानी से बातचीत नहीं करते। हम उन सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो पानी में जाते हैं, भीगते हैं, टूटते हैं और पानी से बातचीत भी करते हैं। उनके कैटायंस एनायंस पानी से बातचीत करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, और ऐसे सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें। कैटायंस ऐसा कर सकते हैं, एनायंस ऐसा कर सकते हैं, कैटायंस एनायंस सॉल्ट्स के दोनों ये कर सकते हैं। ऐसे भी एनायंस हो सकते हैं जिनको पॉली एनायंस कहा जाता है, कार्बोनेट, फॉस्फेट, ये वो लोग हैं जो पानी के अंदर एक से ज्यादा बार हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक से ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं। और ऐसे भी एनायंस हो सकते हैं जिनको एम्फीप्रॉटिक एनायंस कहा जाता है, जो पानी के अंदर H ले भी सकते हैं, पानी के अंदर H दे भी सकते हैं। ऐसे सॉल्ट्स की हाइड्रोलिसिस जब पानी के अंदर होती है तो पीएच कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, उसके जस्ट बाद बफर सॉल्यूशंस की बात करेंगे। बफर सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन में एसिडिक बफर को उठा लेते हैं, बेसिक बफर को उठा लेते हैं, और साथ में साथ बफर की कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाएगा। वो बफर कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है इसके बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लिया जाएगा। उसके जस्ट बाद जो समझ में आता है वो है सॉलिबिलिटी। हम सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन जरूर करेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम इंडिकेटर थ्योरी के देंगे। मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों में यही वो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कुछ सिंपल थ्योरीज, बहुत सीधी सीधी। आर्हेनियस थ्योरी पूरी दुनिया जानती है सर। आर्हेनियस का मानना यह है जो आदमी H+ दे देगा आज से आप उसको एसिड बोल दीजिएगा, और जो आदमी OH- दे देगा आज से आप उसको बेस बोल दीजिएगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। H+ देने वाले आदमियों को एसिड और OH- देने वालों को बेस कहा गया।
आरेनियस के बाद दूसरे साहब आए थे, ब्रॉन्स्टेड साहब। ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती है? ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, एसिड वो है जो H प्लस देता है, हमने कहा हमें पता है, लेकिन बेस वो है जो H प्लस लेता है। यानी एसिड वो जो H प्लस ले रहा है और बेस वो जो H प्लस, एसिड वो जो H प्लस दे रहा है और बेस वो जो H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। सिंपल सी कहानी है। इन शॉर्ट, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। इस इक्वेशन से तुम्हें ये दिखाई भी दे सकता है। ये जो इक्वेशन तुम्हारे सामने बनाई गई है, इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है अमोनिया ने इस पानी में से H प्लस को लिया। अगर पानी ने H प्लस दिया तो पानी तो एसिड बन गया, और अमोनिया ने H प्लस को लिया तो अमोनिया बेस बन गई। मजे की बात यह है कि कोई भी आदमी जब H प्लस को एक्सेप्ट कर ले तो जिस चीज में वो कन्वर्ट होता है वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होता है। यानी जो आदमी H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस बन गया। H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद वो जिस चीज में भी कन्वर्ट हुआ, दैट इज अमोनिया ने H प्लस को एक्सेप्ट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हुई? अमोनियम आयन में। तो सर ये अमोनियम आयन मेरा कॉन्जुगेट एसिड बन गया। सिमिलरली एसिड जब H प्लस को दे देता है तो वो जिस चीज में कन्वर्ट होता है वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है। समझिए, यानी एसिड और कॉन्जुगेट बेस या फिर बेस और कॉन्जुगेट एसिड में सिर्फ एक H प्लस का अंतर होता। यानी वो दो लोग जिनमें एक H प्लस का अंतर है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बात कर रहा हूं, बहुत सीधी सी बात है। एसिड बेस का वो पेयर जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन का अंतर है वो एसिड बेस पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं N2H4 या हाइड्रेजीन ले लूं और इस हाइड्रेजीन के मुंह पर एक H प्लस मार दूं तो एक H प्लस को लेने के बाद ये N2H5H प्लस N2H5 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा जो इसका पक्का कॉन्जुगेट एसिड होगा। यानी N2H4 ने H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बन गया? वो बेस। तो ये क्या बन गया? उसका कॉन्जुगेट एसिड। समझो बात को। यानी मेरे कहने का मतलब है, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप H प्लस को लूज कर रहे हैं तो आप एसिड, लूज करने के बाद जो बना दैट इज कॉन्जुगेट बेस। अगर आप H प्लस को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप बेस, तो बनने के बाद जो बना दैट इज कॉन्जुगेट एसिड। यानी अमोनिया की बात करें तो अमोनिया एक ऐसा आदमी जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है तो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होगा जो कि उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, और अमोनिया जब H प्लस को लूज करता है तो NH2 माइनस बनता है जो कि उस अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस होगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एसिड बेस पेयर में या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक प्रोटॉन का ही अंतर दिखाई दे। दूसरी बात करते हैं, लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? लुईस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि देखिए ऐसा है, एसिड्स वो लोग होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं और बेस वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। यानी लुईस एसिड्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे और लुईस बेस वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो साफ समझ में आता है, एक एसिड एक ऐसा आदमी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टेंस रखता है, और साथ ही साथ बेस एक ऐसा आदमी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन कर सकता है। एक चीज तो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है तो उसके पास ऐसा एक पेयर होना चाहिए जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, यानी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको लोन पेयर के नाम से जाना जाता है। यानी मैं एक लुईस बेस तब हूं जब मेरे पास लोन पेयर हो, मैं लुईस एसिड तब हूं जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करूंगा। और तुम सब जानते हो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके अपने सर पर वो बैठा सकता है जिसके पास एक खाली जगह हो उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखने की। यानी उस आदमी के सेंट्रल एटम के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल का होना जरूरी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को रख सके। रखने का मतलब अपने खाली ऑर्बिटल में भर सके। समझिए बात। जैसे कि सामने तुम्हारे सामने एक एग्जांपल है, अमोनिया जब BF3 के सामने खड़ी हुई तो BF3 ने कहा बड़ी दिक्कत चल रही है, मेरा जो सेंट्रल एटम है उस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। हालांकि बैक बॉन्डिंग की वजह से इतनी डेफिशिएंसी ये फील नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सर बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। कुल मिला के देखा जाए तो दिखाई तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अब ऐसे में सर अगर इसके बगल में आपने अमोनिया को रख दिया जिसके पास एक ऐसा पेयर है जो खाली पड़ा है, सर ये लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है, तो अमोनिया अपना लोन पेयर बोरॉन के वेकेंट p ऑर्बिटल में सप्लाई कर सकता है। क्योंकि बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सर इसके पास अभी भी एक p ऑर्बिटल खाली है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर उन खाली p ऑर्बिटल में देकर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। सर साफ समझ में आता है, साहब लुईस बेस बन गए और BF3 लुईस एसिड बन गया। क्यों? क्योंकि सर साहब ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया और साहब ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, तो ये बन गया मेरा लुईस बेस और ये बन गया मेरा लुईस एसिड। बिल्कुल सीधा आसान सा कॉन्सेप्ट। ठीक है ये, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं इस चैप्टर की शुरुआत पर। ये सब चैप्टर में बहुत सारी चीजें इंवॉल्व हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले जो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन है वो वाटर के बारे में है। पानी एक ऐसा आदमी है, कई बच्चे कहते हैं सर हम पानी पी रहे हैं तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर H प्लस पी रहे हैं, OH। ऑब्वियसली जब आप पानी पी रहे हैं तो आप H2O ही ले रहे हैं, लेकिन उस H2O का H प्लस और OH माइनस के साथ एक वीक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, जिसमें H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है और वो बहुत कम है। समझिए बात, यानी अगर मैं वाटर के आयन के डिसोसिएशन या वाटर के डिसोसिएशन के बारे में बात करूं तो वाटर एक ऐसा आदमी है जो किसी भी टेंपरेचर पर डिसोसिएटेड फॉर्म में इस इक्विलिब्रियम में नजर आता है। इसका मतलब यह हुआ सर पानी के अंदर H प्लस और OH माइनस प्रेजेंट है, और अगर आप प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो जितने H प्लस होंगे उतने ही OH माइनस होंगे। सर इसमें कोई शक नहीं है, वाटर को हर टेंपरेचर पर न्यूट्रल ही कंसीडर किया गया है। उसकी पीएच अलग अलग टेंपरेचर पर कुछ और हो सकती है, बट वाटर इज ऑलवेज अ न्यूट्रल सिस्टम। मैंने कहा ठीक है सर, ऐसा अगर ऐसा है तो अब ये बताइए, अगर पानी इस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तो पानी के आयनिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? अरे सर नाम से समझ में आता है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही आयनिक प्रोडक्ट होगा, और वो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो वैल्यू 10⁻⁻14 होती। यानी एक्सपेरिमेंटल डेटा ये कहता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से आने वाले H प्लस और OH माइनस का जो कंसेंट्रेशन मल्टीप्लिकेशन है, जिसको आप आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो 10⁻⁻14 के बराबर होता। और ऐसे में अगर देखा जाए, और सर आपने कहा था पानी न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब H और OH का गुणा अगर -14 है तो H और OH की जो वैल्यू होगी सर वो 10⁻⁻7 होगी। यानी वाटर से आने वाले जो H प्लस होते हैं और जो OH माइनस होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन होते 25 डिग्री की बात चल रही है। 25 डिग्री पर ये वैल्यू 10⁻⁻7 है। सो पीएच वैल्यू ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 7। सो पीएच स्केल ये कह रहा है कि जो मेरा पीएच स्केल बना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस पीएच स्केल में जो 7 वाला पॉइंट होगा, बात खत्म हो गई, जो 7 वाला पॉइंट है वो न्यूट्रल होगा। आज से पीएच स्केल में 7 वाला पॉइंट न्यूट्रल कंसीडर किया जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्योंकि 25 पर ही KW -14 है। और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि टेंपरेचर ही वो अकेला फैक्टर है जो किसी भी रिएक्शन के कैपिटल के या के को बदलता है। के दुनिया के जितने के हैं, आप समझिए बात को, पूरी केमिस्ट्री के जितने के हैं वो सारे ऑलमोस्ट मान के चलिए टेंपरेचर डिपेंडेंट हैं। और अगर वो टेंपरेचर डिपेंडेंट हैं तो ऐसे में सर KW की वैल्यू जो कि टेंपरेचर डिपेंडेंट है, अगर 25 डिग्री की जगह कोई और टेंपरेचर लिया जाए तो KW की वैल्यू बदल जाएगा। और अगर KW की वैल्यू बदल गई तो ऐसे में आप समझ लीजिएगा कि वाटर से आने वाले H प्लस और OH माइनस चेंज कर जाएंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल साफ समझ में आता है कि न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट कर जाए। समझिए इस बात। मैंने कहा ठीक है सर 25 डिग्री की बात करिए, 25 डिग्री पर तो न्यूट्रल पॉइंट 7 ही होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ सर 7 से जो कम पीएच वाले लोग हैं, 6 वाले 5 वाले, वो सारे एसिड बन जाएंगे, और पीएच 7 से ज्यादा वाले लोग, 8 वाले 9 वाले, वो सिस्टम हमारा बेसिक बन जाएगा। यानी ऐसा कोई भी सोल्यूशन जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह कहता है कि मेरी पीएच 7 है, वो सोल्यूशन आज से न्यूट्रल माना जाएगा। और अगर वो सोल्यूशन ये कहता है कि मेरी पीएच 7 से छोटी है तो वो एसिडिक, और अगर 7 से बड़ी है तो वो बेसिक माना जाएगा। ये आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिसाइड हो चुका है। चलिए ठीक है, वाटर के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि वाटर का आयनिक प्रोडक्ट 10⁻⁻14 होता है, जिसको KW 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहा जाता है। चलिए ठीक सर, अब आयनिक प्रोडक्ट को भूल जाते हैं। सर वाटर टूट रहा है, हाँ टूट रहा है, तो सर इसका मतलब वाटर डिसोसिएट कर रहा है, हाँ डिसोसिएट कर रहा है, तो सर वाटर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होगी, हाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी होगी। और वो वाटर की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने का वही पुराना तरीका सर, H प्लस हमारा जो होगा वो C अल्फा के बराबर होगा। दिस इज C1 माइनस अल्फा एंड दिस इज C अल्फा एंड दिस इज C अल्फा। तुम सब समझते हो C अल्फा की वैल्यू अगर 10⁻⁻7 है तो अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻C होगी, और कंसंट्रेशन वाटर की 55.5 ली गई है, अज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर cc। सर इस वजह से जो अल्फा निकल के आएगा वो आएगा C अल्फा बाय C। व्हाट इज C अल्फा? द C अल्फा वैल्यू इज 10⁻⁻7 एंड व्हाट इज C? सर 55.55। इनको डिवाइड करके सर आपको अल्फा मिल जाएगा, और इस अल्फा को परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 1.8 इंटू 10⁻⁻7 25 डिग्री पर। क्यों सर 25 डिग्री पर? क्यों? इसलिए क्योंकि आपने H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻7 ली है। अगर टेंपरेचर चेंज होगा तो वाटर का न्यूट्रल पॉइंट चेंज होगा, उससे आने वाले H प्लस की वैल्यू चेंज होगी, और तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी चेंज करेगी। और ये लॉजिकल है सर, टेंपरेचर बढ़ेगा अल्फा बढ़ेगा, टेंपरेचर घटेगा अल्फा घटेगा, इसमें कोई नई बात नहीं।
ठीक है। दूसरी बात, सर वाटर का आयनिक प्रोडक्ट छोड़िए, वाटर को एक एसिड मान सकते हैं? हाँ मान सकते हैं। क्यों? सर वो तो H+ देता है। हाँ सही है। सर वाटर बेस भी तो हो सकता है। क्यों? कि वो OH माइनस भी देता है। इसलिए वाटर के Ka और Kb वैल्यूज के बारे में अगर बात करें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी और ये बिल्कुल उसी तरह से निकाली जाएंगी जैसे नॉर्मली किसी भी वीक एसिड या किसी भी एसिड के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया जाता है। कैसे? सर दिस इंटू दिस अपॉन दिस, ये देख लीजिए आप, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, यानी कहने का मतलब ये हुआ द K वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ अपॉन 55.55 एंड दैट इज 1.8 इंटू 10⁻16। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वाटर का pKa या pKb डिफाइन करना हो तो वो वैल्यू आपकी 15.74 निकल के आती। बच्चों को हमेशा इस बात का कंफ्यूजन रहता है, सब लोग इस बात को याद रखें, द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10⁻⁴, बट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर दे आर डिफरेंट चीज। क्यों? क्योंकि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की अगर आप बात करें तो ऐसे में आप वाटर को एक एसिड या बेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं और ऐसे में सर जिस तरह से नॉर्मली दिस इंटू दिस अपॉन दिस करके आप वैल्यू निकाला करते हैं KKB की, बिल्कुल उसी तरह से KKB की कांस्टेंट वैल्यूज निकाली जाएंगी और तब वो वैल्यू 15.74 pK या pKb के बराबर होगा। हाँ, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट पूछा जाए तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का आयनिक प्रोडक्ट वो 10⁻⁴ और pKw की वैल्यू 14 होती। ये इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस स्लाइड को इंपॉर्टेंस जरूर देंगे। तो मेरा मानना यह है सब लोग इस स्लाइड को एक बार अच्छी तरह से रिपीट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सर ये देखिए बड़ा सीधा सा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इस बात को डिफाइन कर लिया है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो pH स्केल तैयार हुआ है उसमें ये 25 ले लेते हैं। उसमें जो 7 पॉइंट है सर वो न्यूट्रल पॉइंट है और 7 से छोटे वाले जो लोग हैं 6, 5, 4 वाले वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएंगे और जो 7 से बड़े वाले लोग हैं वो हमारे 8, 9, 10 टाइप के लोग वो हमारा बेसिक सोल्यूशन बनाएंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है सर। दूसरी बात बताइए, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? सर अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट है सर वो चेंज कर जाएगा। अब वो बढ़ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वाटर का डिसोसिएशन बढ़ेगा और आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी जिसकी वजह से आयनिक प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर जाए। तो अगर उसका आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज कर जाता तो एक चीज क्लियर है सर, मान लीजिए इंक्रीज करके वो 10⁻⁴ की जगह 10⁻12 हो जाता, तो अगर वो 10⁻12 हो गया तो अब जो H+ कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 10⁻6 होगी और OH कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻6 होगी। तो सर जो 6 वाला पॉइंट होगा अब वो न्यूट्रल होगा। तो 7 कहां चला जाएगा? सर 7 6 के ऊपर आ जाएगा। तो 7 क्या बन जाएगा? बेसिक बन जाएगा। यानी अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एक चीज कंफर्म है, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड द 7 वाला पॉइंट वो तो कंफर्म हो गया सर कि न्यूट्रल पॉइंट तो हमारा शिफ्ट कर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट तो हमारा शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन जो 7 वाला पॉइंट होगा वो 7 वाला पॉइंट आज से वो बेसिक सिस्टम बन जाएगा। नाउ दिस 7 इज बेसिक एंड द न्यूट्रल पॉइंट विल बी बिलो दिस। समझिए बात। क्यों? क्योंकि सर अब जो वाटर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उससे जो KW होगा वो इंक्रीज कर जाएगा और अगर KW सपोज इंक्रीज करके मान लीजिए 10⁻⁴ से बढ़ के 10⁻12 हो गया तो अब जो 6 वाला पॉइंट होगा वो न्यूट्रल बन जाएगा। यानी अगर मैं ऐसे ही बोलूं कि एट 25 ग्रेटर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज KW की वैल्यू सपोज कर लेते हैं 10⁻12 है, तो H+ कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻6। सो द न्यूट्रल पॉइंट विल बी 6 नाउ एंड इफ इट इज न्यूट्रल देन 7 विल बी नाउ बेसिक। यानी एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 25 से ज्यादा है तो 7 इज बेसिक पॉइंट और अगर टेम्परेचर की वैल्यू 7 से कम है, अगर टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, इन दैट केस द 7 पॉइंट विल बी एसिडिक पॉइंट। व्हाई? क्योंकि इस केस में KW वैल्यू कम हो जाएगी और कम होकर 7 वाला जो पॉइंट है अब वो एसिडिक हो जाएगा क्योंकि अब जो आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा वो 7 के ऊपर होगा। यानी कहने का मतलब अब ये पॉइंट हमारा एसिडिक बन जाएगा। सब लोग समझो, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए KW की वैल्यू घटकर 10⁻16 हो गई तो जो H+ कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो 10⁻8 आएगी, तो जो pH निकल के आएगी वो 8 आएगी और अगर pH 8 आएगी सो दिस 8 वाला पॉइंट विल बी न्यूट्रल एंड इफ 8 वाला पॉइंट इज न्यूट्रल देन 7 विल बी नाउ एसिडिक। यानी सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा कोई सवाल मिल जाए मेंस लेवल पर वो पूछ ले कि pH = 7 हमेशा न्यूट्रल होता है। फॉल्स। pH = 7 न्यूट्रल तब होता है जब हमारा सिस्टम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करता है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो उस केस में 7 हमारा बेसिक पॉइंट होता है और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो हमारा 7 वाला पॉइंट वो एसिडिक पॉइंट कंसिडर किया जाता है। क्लियर है?
दूसरी बात करते हैं, ये कुछ KW वैल्यूज हैं, याद नहीं करनी है, बट सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं कि जैसे जैसे टेंपरेचर चेंज करता जाता है KW वैल्यू चेंज करती जाती है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की जो वैल्यू है वो 1 × 10⁻⁻14 कंसीडर की जाती, और जैसे जैसे टेंपरेचर बढ़ता जाएगा KW की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से वाटर का जो न्यूट्रल पॉइंट है वो शिफ्ट होता चला जाएगा। इसलिए 7 कभी एसिडिक भी हो सकता है, कभी बेसिक भी हो सकता है, कभी वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ये सिर्फ टेंपरेचर डिसाइड करेगा। 7 सिर्फ 25 पर न्यूट्रल, 7 की वैल्यू 25 से बड़े टेंपरेचर पर बेसिक, और 7 pH वाले सॉल्यूशंस 25 से छोटे टेंपरेचर पर एसिडिक सॉल्यूशंस कंसीडर किए जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पीएच कैलकुलेशन। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कर लेते हैं फटाफट। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच कैलकुलेशंस में आपको H+ की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो हैं जो 100% डिसोसिएट करते हैं, और जब वो 100% डिसोसिएट करते हैं तो उस केस में जो भी एसिड की कंसंट्रेशन है वही उससे आने वाले H+ की कंसंट्रेशन होगी। और अगर ऐसा है तो आप आसानी से pH = -log concentration ऑफ एसिड निकालकर पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखते हैं कि सर जब भी आप पीएच कैलकुलेट करें तो एसिड से आने वाले H+ की कंसंट्रेशन को एक बार जरूर देख लें। क्यों? क्योंकि अगर एसिड से आने वाले H+ 10⁻⁻6 के बराबर या उससे ज्यादा हैं तो वाटर से आने वाले H+ कंसीडर नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर एसिड से आने वाले H+ 10⁻⁻6 से कम हो गए तो पानी को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी बात हुई थी पानी भी वो है जो H+ देता। यानी अगर आपको पूरे सॉल्यूशन की पीएच निकालनी है तो एक तो आपको एसिड से आने वाले H+ चाहिए होंगे और एक वाटर से आने वाले H+ चाहिए होंगे। अक्सर वाटर चुप रहता है क्योंकि वो बेचारा घबराता रहता है, उससे आने वाले H+ कम होते हैं, और दूसरा एसिड से गिरने वाले H+ उस वाटर को दबा देते हैं, कुचल देते हैं, और वाटर से आने वाले H+ नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं। बट अगर एसिड से आने वाले H+ ज्यादा न हुए तो ऐसे में पानी चौड़ा होकर बोलेगा, आपको मेरी बात भी सुननी पड़ेगी, मेरे H+ को भी जोड़ना पड़ेगा, और तब आपको टोटल H+ मिलेंगे, और तब आप इस पूरे सॉल्यूशन की पीएच -log टोटल H+ से कैलकुलेट करिए। अब ऐसा कब होगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगर एसिड से आने वाले H+ कंसंट्रेशन बिल्कुल क्लियर है, अगर एसिड से आने वाले H+, कोई भी एसिड से, चाहे वो वीक एसिड हो, चाहे वो एसिड्स का मिक्सचर हो, चाहे वो कोई एसिड हो, अगर सॉल्यूशन फेज में एसिड से आने वाले H+ 10⁻⁻6 मोलर से बड़े हैं, पानी बेचारा चुप रहेगा, इसकी कोई बात नहीं सुनेगा। और अगर एसिड से आने वाले H+ 10⁻⁻6 मोलर से कम हो गए, पानी चौड़ा होके बोलेगा कि आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। यानी अब एसिड से आने वाले H+ साथ साथ वाटर से आने वाले H+ को भी कंसीडर किया जाएगा, तब आप पूरे सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करें। सर वाटर से आने वाले H+ कंसीडर कैसे किए जाते हैं? बहुत आसान है, अभी तो बताया था। पानी से आने वाले H+ 10⁻⁻7 होते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं सर? पानी से आने वाले 10⁻⁻7 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तब होते हैं जब पानी अकेले टूट रहा हो। आप सोचिए जरा कि अगर पानी अकेले ना टूट रहा हो तो क्या होगा। जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, आप जरा समझिएगा। मान लीजिए ये आपका बर्तन है, इस बर्तन में पानी पड़ा है, H2O ऑलरेडी डिसोसिएटेड फॉर्म में इस तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, आपने ऊपर से स्ट्रॉन्ग एसिड गिराया। अब जरा सोचिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड 100% डिसोसिएट कर जाएगा और एक आदमी घबराने लगेगा, थर थर कांपने लगेगा कि ये क्या हो गया, ऊपर से H+ आ रहे हैं, ये H+ मुझे डराएंगे, जिसकी वजह से अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। यानी ये कॉमन आयन इफेक्ट होगा जो नीचे वाले इक्विलिब्रियम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। सर ये क्या बात होती है, इतनी घबराहट किस बात की? ऐसा नहीं हो सकता कि ये H+ ऊपर वाले को डरा दे, नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर इक्विलिब्रियम ही नहीं है। सर ऊपर HCl 100% डिसोसिएट कर चुका है, उससे आने वाले H+ की वैल्यू ज्यादा है, वो डरा देगा और पानी को बर्बाद कर देगा। इसका मतलब ये हुआ सर पानी अक्सर डरा डरा पड़ा रहेगा, क्योंकि पानी को डर H+ के नाम से नहीं लगता, पानी को डर H+ के अमाउंट से लगता। अगर H+ का अमाउंट ज्यादा है तो पानी ज्यादा डरेगा, H+ का अमाउंट कम है तो पानी कम डरेगा। लेकिन यह कंफर्म है सर, पानी जरूर डरेगा। ऐसे में पानी को कब सुनना है और पानी को कब नहीं सुनना है वो मैंने याद कर लिया। अगर ये एसिड से आने वाले H+ ये 10⁻⁻6 या उससे बड़े हैं, पानी घबरा घबरा के बर्बाद हो जाएगा, आपको पानी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर एसिड से आने वाले H+ कम हो गए तो पानी कहेगा अरे वाह तुम कमजोर पड़ गए, अब आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। ऐसे में आपको वाटर की कहानी सुननी पड़ेगी। क्लियर है ये? यानी अगर कोई पूछे व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ 10⁻⁻5 मोलर HCl, द आंसर विल बी 5। क्लियर है ये?
What is the pH of 10 raised power minus 6 molar HCl? The answer is again 6. What is the pH of 10 raised power minus 4 molar HCl? The answer is 4. But what is the pH of 10 raised power minus 7 molar HCl? Now ये क्लियर है सर, अब आंसर 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए क्योंकि अब ये H+ कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस 6 से छोटी है सर। पानी की बात सुनेंगे तब आंसर निकालिएगा, ऐसे आंसर नहीं निकाल सकते। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सर, ये 10 रेज़ पावर माइनस 8 मोलर HCl है। क्या पानी की बात सुननी चाहिए? हाँ सुननी चाहिए। पानी जरूर बोलेगा क्योंकि वो ये कहेगा मुझसे आने वाले H+ भी अब नेग्लिजिबल नहीं होंगे। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब सुनने का सही तरीका क्या होगा सर? बहुत सिंपल है। वाटर के ऊपर एक कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा जिसकी वजह से वाटर का इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। ऐसे में वाटर से आने वाले H+ कम हो जाएंगे, जितने होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10 रेज़ पावर माइनस 7। अब उससे कम हो जाएंगे, मान लीजिए वो X हो जाएंगे। तो अगर वाटर से आने वाले H+ X हैं तो OH भी X होंगे। हाँ OH भी X होंगे। अब ये बताइए बर्तन में टोटल H+ कितने हैं? बर्तन में टोटल H+ X प्लस ऊपर से आने वाले 10 रेज़ पावर माइनस 8 हैं। क्लियर है ये वाली बात? यानी अब वही इक्विलिब्रियम, पानी का आयनिक प्रोडक्ट दोबारा से 25 पर माइनस 14 के हिसाब से आप देखें तो X प्लस 10 रेज़ पावर माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 14। इससे x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सर x की वैल्यू पंडित को बुलाकर सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि पंडित वाला फॉर्मूला, पता नहीं कौन से पंडित थे, वो पंडित वाला फॉर्मूला वो माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वाला, उस पंडित फॉर्मूला लगाकर आप x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। धराचार मेथड है या कौन सा मेथड है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक, उसको यूज करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे ही x की वैल्यू निकालेंगे उस x से ये पता चल जाएगा कि पानी से आने वाले H+ कितने हैं, और पानी से आने वाले H+ पता चल जाएंगे तो आपको टोटल H+ पता चल जाएंगे। नाउ द टोटल H+ जो होंगे वो x प्लस 10 रेज़ पावर माइनस 8 होंगे। ये x की वैल्यू यहां रखकर आप टोटल H+ कैलकुलेट कर लेंगे और pH निकल आएगी। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ टोटल। बस ये ध्यान रखना कि इस कैलकुलेशन में आपको इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड को यूज करके, वो पंडित धराचार मेथड कौन सा मेथड है, उससे आपको फाइनली x की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और x की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मेंस लेवल पर इसके बारे में वो डिस्कशन करता है। चांस थोड़े कम है लेकिन पूछ सकता, या यही पूछ सकता है कि ये बताइए HCl से 10 रेज़ पावर माइनस 8 मोलर HCl की pH 8 क्यों नहीं होती? तो आप बता दीजिएगा 8 कैसे हो सकती है? 8 तो बेसिक होता है, HCl का सोल्यूशन तो न्यूट्रल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ शायद तुमने पानी कंसीडर नहीं किया। तुम पानी को कंसीडर करो, उसके बाद pH कैलकुलेट करो। तुम देखोगे कि इस पूरे सिस्टम की जो pH निकल के आएगी, अगर आप सही से सॉल्व करते हैं तो इस पूरे सिस्टम की pH 6.98 के करीब निकल के आएगी। यानी वो 7 से तो कम ही निकल के आएगी सर, 6.98। और आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर एसिड है ना, एसिड का आंसर तो 7 से कम ही आएगा। हाँ एक चीज कंफर्म, अगर आप 10 रेज़ पावर माइनस 8 के और नीचे जाते हैं, 10 रेज़ पावर माइनस 9 मोलर, माइनस 10 मोलर, माइनस 12 मोलर, ऐसे में सर अब एसिड इतने कम H+ दे रहा है कि अब आप एसिड को नेग्लेक्ट कर pH वाटर से डिसाइड करिएगा, और तब आंसर आप हर बार 7 लिखिएगा। कोई पूछेगा, कितना खूबसूरत सवाल है, फाइंड आउट द pH ऑफ, मान लीजिए ऐसे करके कुछ पूछ लिया जाए, फाइंड आउट द pH ऑफ 10 रेज़ पावर माइनस 12 मोलर HCl। कुछ बेवकूफ इसका आंसर 12 लिख के चले आते। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, 12 तो बेसिक है, आप आंसर बेसिक कैसे बना सकते हैं? सॉल्यूशन तो एसिडिक है। आंसर तो एक्चुअल आंसर जो होगा, अगर मैं कैलकुलेट कर सका तो एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए, इट शुड बी pH इज शुड बी लेस देन 7। इसमें कोई शक नहीं है, pH की वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन तो आज भी एसिडिक। लेकिन दिक्कत क्या है सर, मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं सही आंसर जो लिखता हूं वो क्या लिखता हूं? pH इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7। यानी अगर मुझे इस सवाल का आंसर लिखना हो तो मैं आंसर 7 ही मेंशन कर दूंगा, क्योंकि अब मैं ये मान लूंगा कि एसिड से आने वाले H+ को नेग्लेक्ट कर दीजिए, जो भी H+ हैं वो H+ हमारे अब बेस से अब पानी से आ जाएंगे, और पानी से आने वाले H+ से अपना काम चला लेंगे। बात खत्म। क्लियर है ये वाली बात? समझ में आ गई? चलिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं, सर जरूरी नहीं है कि एसिड आपका स्ट्रांग ही हो, ऐसा भी हो सकता है आपके पास कोई वीक एसिड या वीक बेस हो, तब आप pH कैसे निकालेंगे? सर वही कहानी है, कुछ नया नहीं है। अगर कोई वीक एसिड भी है, मान लीजिए Ha, इस वीक एसिड का वही डिसोसिएशन A माइनस प्लस H+, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, ये दोनों 0 हैं। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा देन दे विल बी C अल्फा। साफ समझ में आता है सर, Ka की वैल्यू C अल्फा स्क्वायर होगी, बिल्कुल होनी चाहिए, पर वैसे तो देखा जाए ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होनी चाहिए। मानते हो इस बात को? हाँ सर, ये तो दिखाई दे रहा है कि जो हमारा K होना चाहिए वो ये होना चाहिए। हाँ अगर आपने बेईमानी कर ली, बेईमानी क्या है सर, अल्फा को अगर 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दें तो हमारा जो K है वो C अल्फा स्क्वायर के बराबर बनता।
और अगर के की वैल्यू सी अल्फा निकाल पाओगे यहां से, के इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी वन माइनस अल्फा एंड दैट विल बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा। बट अगर अल्फा को वन के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करा दिया जाए तो ऐसे में एच के की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर के बराबर होती है, उससे अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी से निकाली जाती है और एच प्लस की वैल्यू सी अल्फा, पीएच की वैल्यू आप आसानी से पीएच का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यह है कि ये जो आंसर आ रहा है अंडर रूट के इंटू सी, यानी एच प्लस किसी भी वीक एसिड से आने वाले अंडर रूट के इंटू सी से जो आप निकाल रहे हैं, ये सिर्फ तब सही है जब आप ये बेमानी करें। अगर ये बेमानी एप्लीकेबल ना हुई, जो जेई के पेपर में एडवांस लेवल पर एक बार हो भी चुकी है, अगर ये बेमानी एप्लीकेबल ना हुई तो आप फंस जाएंगे। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि मेरी इस बात को ध्यान रखना, मुश्किल नहीं है, 1 सेकंड का काम है। इस बेमानी के अकॉर्डिंगली जो अल्फा है वो अंडर रूट के बाई सी आता। बिल्कुल सही है सर। एक काम करते हैं सर, अगर बेमानी करनी है या नहीं करनी है कैसे डिसाइड करेंगे? वैसे तो तुम मान के चलो तुम्हारे लेवल पर जो अभी पेपर होने वाले हैं उसमें तो बेमानी करनी है सर, हमेशा यही आंसर बनेगा, यही सारे आंसर बनेंगे, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है सर, सारे आंसर सही। लेकिन हम फिर भी अपने आप को सेफ साइड में रखते हैं। हम एक काम करते हैं सर, बेमानी अगर करनी नहीं है तो एक काम करते हैं, करनी या नहीं करनी उसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले कोने में चले जाइए, कॉपी के कॉर्नर में जाने के बाद आप सबसे पहले रफ कॉपी में अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी खुद निकाल के देख लीजिए। रफ निकालना नहीं है, एक रफ आइडिया ले लीजिए। अगर ये वैल्यू 0.1 से बड़ी आ गई, अगर ये अल्फा की वैल्यू 0.1 या 0.1 से बड़ी आ गई तो आप समझ लीजिएगा बेमानी काम नहीं आएगी। अब आप बेमानी मत करिएगा, अब पूरी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके अल्फा निकालिएगा और फिर अल्फा से सी अल्फा और सी अल्फा से पीएच निकालिएगा। तब जब आपको ऐसा लगता है कि ये वैल्यू 0.1 या 0.1 से बड़ी आ रही, लेकिन अगर ये वैल्यू 0.1 से छोटी आ रही, समझिए अगर ये वैल्यू 0.1 से छोटी आ रही, तो ऐसे में आप मस्त हो जाइएगा कि आपका यही आंसर बनेगा, यही फॉर्मूला बनेगा, यही पीएच आएगी, कोई झंझट नहीं। यानी इफ अल्फा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0.1 दैट मींस अब आप अल्फा को 0.1 के रेस्पेक्ट में 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में इस पूरी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आपको अल्फा निकालना पड़ेगा और उसके बाद पीएच कैलकुलेट करिएगा। और वैसे ज्यादातर 99.9% सवालों में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो उस केस में ये 0.1 से छोटा आएगा, और जब ये 0.1 से छोटा आएगा तो आप पक्की बेईमानी कर सकते हैं, आप आसानी से बेईमानी चलेगी। तो ऐसे में आप बेईमानी कर सकते हैं, समझिए बात। और ज्यादातर सवालों में ऐसा ही होगा। मैं सिर्फ इसलिए इस बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप बेईमानी करके चले आए कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग अंडर रूट के इंटू सी, मस्त आंसर लिख के चले आए, आंसर भी आ गया, ऑप्शन भी मैच कर गया, बाद में पता चला अरे यार ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बेईमानी करनी नहीं थी। इसलिए गलती ना हो, एटलीस्ट कम से कम गलत ना हो, सही भले ही ना कर पाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक हो सकता है हमसे सॉल्व ना हो, लेकिन सही भले ही ना हो, गलत तो करके नहीं आएंगे। इसलिए बेस्ट यही है कि आप चुपचाप कोने में जाइएगा, अल्फा की वैल्यू अंडर रूट के बाई सी निकालिएगा। अगर वो वैल्यू 0.1 से छोटी आ गई, बल्ले बल्ले मस्त आंसर लिख के चले आइएगा बेमानी वाला। लेकिन अगर वो वैल्यू 0.1 या 0.1 से बड़ी आ गई तो बेमानी मत करिएगा, पूरी क्वाड्रेटिक अल्फा सॉल्व करके ही आंसर निकाला जाएगा, और यही काम आप बेस के साथ भी करेंगे। क्लियर है ये? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, वीक एसिड्स अगर डाई बेसिक हो, पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं, ऐसे में पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत सीधा, बहुत आसान है, बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहे हैं। वो ये है कि अगर आप किसी वीक डाइबेसिक एसिड्स की पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लीजिए H2O मेरा वीक डाइबेसिक एसिड है, याद है मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात बताई थी, यही है वो साइमल्टेनियस। क्यों? किस तरीके ना कॉमन है सर, ये H प्लस कॉमन है, ये HA- कॉमन है। कैसे निकाले सर? बड़ा आसान। अगर मैं H2O की कॉन्सेंट्रेशन C ले लूं और इसकी फर्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा 1 मान लूं तो क्या होगा? C1 माइनस अल्फा 1, C अल्फा 1, C अल्फा 1। जैसे ही आप ऊपर C अल्फा 1 लिखेंगे, नीचे वाला जो H प्लस है वो अपने आप C अल्फा 1 हो जाएगा, याद है अपने आप C अल्फा 1 लिख दिया। फिर नीचे वाला डिसोसिएशन करते हैं, नीचे वाले में HA फर्दर डिसोसिएट करेगा, दिस इज अ डाइप्रोटिक एसिड, 2 बार H प्लस देगा, एक बार H2A ने H प्लस दिया, HA माइनस बना, और HA माइनस फर्दर H प्लस देकर A2 माइनस बनाएगा। ऐसे में जब आप HA माइनस को फर्दर डिसोसिएट करेंगे तो सेकंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी अल्फा 2 कंसीडर कर लेंगे। तो नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA माइनस इज C अल्फा 1, इसकी नेक्स्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा 2, सो दिस इज C अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, C अल्फा 1 अल्फा 2 एंड दिस अगेन C अल्फा 1 अल्फा 2। और जैसे यहां C अल्फा 1 अल्फा 2 लिखोगे, ऊपर अपने आप ही टें 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 C अल्फा 1 अल्फा 2 तैयार। यानी टोटल H प्लस बर्तन में कितने हैं सर? बर्तन में टोटल H प्लस की जो वैल्यू है वो है C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2। ये दोनों एक ही हैं, बात समझ लो, दोनों एक ही हैं। दैट इज द टोटल H प्लस। अगर आप इसको सही से लिखें तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू आ गई C अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2। दिस इज द टोटल H प्लस। क्लियर है ये? अब ऐसे में अगर पीएच कैलकुलेशंस की बात की जा रही तो पीएच कैलकुलेशंस की बात कैसे की जाएगी? बहुत आसान है सर। ये फर्स्ट डिसोसिएशन, आप बताइए आंसर कैसे निकलेगा पीएच का? सर मुझे अल्फा 1 बता दीजिए, अल्फा 2 बता दीजिए, बात खत्म करिए, हो गया आंसर।
कैसे निकालोगे सर? फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, सेकंड डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, सवाल में K1 K2 दोनों दे रखे होंगे सर, मस्त इक्वेशन बनेगी, दो अननोन होंगे अल्फा 1 और अल्फा 2, ये सॉल्व हो जाएंगे। सर क्या दिक्कत? अरे पागल हो जाएंगे सर, इतनी मुश्किल इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 निकालेंगे, बैंड बच जाएगी। अरे तो चलो बेईमानी कर लेते हैं। क्या बेईमानी है? क्या ये वीक एसिड है? हाँ वीक एसिड। तो क्या इसका डिसोसिएशन कमजोर होंगे? हाँ। सर दूसरा डिसोसिएशन तो और भी कमजोर होगा। सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट्स छोटे होते चले जाते हैं, क्योंकि पहला H प्लस H2A से निकल रहा है, दूसरा H प्लस HA माइनस से निकल रहा है। माइनस चार्ज अपने अंदर से H प्लस जाने नहीं देगा। इसका सेकंड डिसोसिएशन जिसको आप K2 कहते हैं वो बहुत छोटा होगा, और अगर वो छोटा हुआ तो सर उससे आने वाले H प्लस तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। ऊपर से आने वाले H प्लस नीचे वाले को और बर्बाद कर देंगे। कौन सा इफेक्ट लगा दिया? अरे भाई साहब, ये तो कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ सर, नीचे वाले H प्लस को नेग्लेक्ट मारिए, ऊपर वाले H प्लस से काम चलाइए, अल्फा 2 को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दीजिए, और आप इसको सिर्फ, यानी 1 प्लस अल्फा 2 इज ओनली 1 बिकॉज अल्फा 2 इज नेग्लिजिबल। इन दैट केस द आंसर विल बी गिवन बाय ओनली C अल्फा 1। क्या मजेदार बात! मजेदार बात क्या है सर? मजेदार बात यह है कि अब जो आंसर निकल के आएगा इस तरह के एसिड्स का, वो सिर्फ अल्फा 1 डिसाइड करेगा। और अल्फा 1 निकालने का तरीका क्या होगा सर? वो यहां से सॉल्व होगा। फिर वही मुसीबत, सॉल्व कैसे करेंगे? बेईमानी करते हैं ना यार। अभी तो बात हुई 1 माइनस अल्फा 2 को 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस दूसरा क्या था, ये भी अल्फा 2 होगा, है ना? तो ये C अल्फा 1, 1 माइनस अल्फा 2, K1 की वैल्यू C 1 माइनस अल्फा 2, यहां पे भी 1 प्लस अल्फा 2, ये 1 क्या कॉमन आएगा 1, ये 1 प्लस अल्फा 2, ये भी 1 हो जाएगा, और नीचे आपका C 1 माइनस अल्फा 1, C कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या दिखाई देता है सर? यही इक्वेशन बन जाएगी C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सोचिए कितनी आसान बेमानी। यही बेमानी नीचे भी करते हैं, नीचे भी यही बेमानी करेंगे तो ये सिंपल होकर, ये देखिए सिंपल होकर 1 प्लस अल्फा 2 1 बन जाएगा, 1 माइनस अल्फा 2 1 बन जाएगा, और ये सिंपल होकर सिर्फ क्या बचेगा? C अल्फा 1 अल्फा 2, यानी अल्टीमेटली दिस इज C अल्फा 1 अल्फा 2। बेमानी क्या है? बेमानी ये है कि सर बड़ा आसान है, जब आप कह ही रहे हैं कि पीएच C अल्फा 1 से निकल के आएगा तो अल्फा 1 यहां से निकाल लीजिएगा। K1 दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है सर, आप मस्त अल्फा 1 कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू ही नहीं है। और मजे की बात क्या है, और आसान बेमानी कर सकते हैं सर, अल्फा 1 1 के रेस्पेक्ट में भी छोटा होगा, जो अभी हमने वीक एसिड में देखा था। तो ऐसे में सर सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते? सीधे सीधे बात यह है कि जो पीएच निकल के आएगी वो माइनस लॉग H प्लस से निकाली जाएगी, और इस बार वो वैल्यू माइनस लॉग अंडर रूट K इंटू C, जो वीक एसिड के लिए अभी तुमने याद किया था। बस फर्क इतना है सर, K की जगह K1 लिख दीजिएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ, किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड की जब भी पीएच निकालनी हो तो वो सबसे बड़ा जो K वैल्यू होगा, जो पहला वाला K वैल्यू है, वही डिसाइड करेगा, क्योंकि जो उसके सक्सेसिव डिसोसिएशंस होंगे वो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे, उनसे आने वाले H प्लस को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। आंसर विल बी डिसाइडेड बाय ओनली K1 अज्यूमिंग दैट इज अ मोनोप्रोटिक एसिड। यानी अगर मान लीजिए H3PO4 भी होता और उसकी 3 के वैल्यूज गिवन होती, तो भी जब आप पीएच कैलकुलेट करते, C मोलर H3PO4 जिसकी 3 के वैल्यूज दे रखी हैं, K1 K2 और K3, इन दैट केस अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना भी पड़ता तो वो पीएच कैलकुलेशन इस बार H प्लस की वैल्यू सिर्फ K1 से निकाल ली जाती, एंड दैट इज अंडर रूट K1 इंटू C। सो द पीएच वैल्यू इज माइनस लॉग अंडर रूट K1 इंटू C। मुझे दूसरे डिसोसिएशन से कोई लेना देना ही नहीं, मुझे दूसरे डिसोसिएशन से कोई मतलब ही नहीं। समझिए बात, यानी कहने का मतलब यह हुआ, किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच उसका फर्स्ट डिसोसिएशन डिसाइड करता है, या अज्यूम करके कि उसके सक्सेसिव डिसोसिएशन सब बेकार। ठीक, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपसे कभी यह पूछा जाए व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस डाइएनाइन, समझना जरा, इस डाइएनाइन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो क्या है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन डाइएनाइन की? सर C अल्फा 1 अल्फा 2। आप देखिए बेमानी करके आपका K2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? C अल्फा 1 अल्फा 2। इसका मतलब यह हुआ डाइएनाइन की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होगी? C अल्फा 1 अल्फा 2, जो इनडायरेक्टली किसके बराबर होगा? K2 के बराबर। आपको सवाल में K2 दे रखा है, फटाफट आप डाइएनाइन की कॉन्सेंट्रेशन K2 से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी K2 की वैल्यू ही हमारी डाइएनाइन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, अगर आप उस वीक एसिड को अपने आप डिसोसिएट करने के लिए छोड़ के बैठे हैं तो। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर सर मान लीजिए इसी सवाल में जो अप्रोक्सीमेशंस आपने लिए हैं वो यही है कि सर आपने 1 माइनस अल्फा 2 और 1 प्लस अल्फा 2 इनको 1 मान लिया जाए, जो फाइनली जो K1 निकल के आएगा वो फर्स्ट डिसोसिएशन से निकल के आएगा। यानी जो मेन पॉइंट है देखिए वो ये है कि अगर मैं फाइनल बात करूं तो हेंस इवन फॉर अ डाइप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक एसिड द H प्लस कैलकुलेशन इज डन बाय द फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड दैट इज K1। आप मुझे K1 दे दीजिए, कंसंट्रेशन दे दीजिए, मैं उसको एक वीक मोनोप्रोटिक एसिड की तरह बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सबसे पहला केस बनाया था अंडर रूट के ए इंटू सी, उसमें के की जगह K1 रख दूंगा। बस इतना ध्यान रखना। समझ रहे हो बात को? देख लीजिए ना, यहां पर बेमानी कर लेंगे तो ये सी अल्फा 1 स्क्वायर हो जाएगा, वही बेमानी जैसे फर्स्ट केस में हुआ। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड्स की बात कर लेते हैं। जब दो वीक एसिड्स को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? जब दो वीक एसिड्स को मिक्स करेंगे तो दोनों वीक एसिड्स हैं, दोनों डिसोसिएट करेंगे, दोनों H प्लस देंगे, टोटल H प्लस कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर वही साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, H प्लस तुम्हारे पास भी, H प्लस मेरे पास भी, सर H प्लस कॉमन है, सर ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? अगर फर्स्ट एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 और सेकेंड एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2 कंसीडर किया जाए तो जो टोटल H प्लस निकल के आ रहे हैं वो C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 से निकाले जाएंगे। ये मेरे टोटल H प्लस होंगे। और ये कैसे निकाले जाएंगे? सर फिर वही है, अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू दो डिसोसिएशन कांस्टेंट से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बड़ा मुश्किल है सर सॉल्व करना। नहीं नहीं मुश्किल नहीं है। कैसे? सर थोड़ी सी बेमानी करते हैं। क्या 1 माइनस अल्फा 1 को 1 ले लेते हैं और 1 माइनस अल्फा 2 को भी 1 ले लेते हैं। सर ऐसा कैसे कर लेते हैं? क्यों? क्योंकि सर दोनों वीक है। हाँ दोनों वीक, दोनों के H प्लस कम होंगे। हाँ कम होंगे। और सर दोनों एक दूसरे को डराएंगे। अरे सर ये तो कॉमन आयन ने मजा लगा दिया, इसको भी हम डराएंगे, इसको तुम डराना। क्यों? सर जिसका भी K वैल्यू कम होगा वो ज्यादा डरेगा, क्योंकि सर डर H प्लस को H प्लस के नाम से नहीं, H प्लस के अमाउंट से लगता है। अगर ऊपर वाले H प्लस बढ़े तो नीचे वाले को ज्यादा डराएंगे, और अगर नीचे वाले H प्लस बढ़े तो ऊपर वाले को ज्यादा डराएंगे। लेकिन डरेंगे दोनों सर, दोनों पीछे जाएंगे, और अगर दोनों पीछे जाएंगे तो दोनों से आने वाले H प्लस सर कम ही हो जाएंगे। जिनको आप पहले कम वैसे ही मानते थे अब वो और कम हो जाएंगे। यानी दोनों की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और अगर किया जा सकता है तो यही इक्वेशन सॉल्व होकर जो दिखाई देती है बहुत सिंपल बन जाती है, दैट इज अल्फा 1 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। और जो दूसरी इक्वेशन बनती है दैट इज अल्फा 2 C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं निकाल सकता? सर अब हो जाएगा, अब सिंपल हो गया, अब निकल आएगा। और वो अल्फा 1 जो निकल के आएगा वो आएगा K1 अपॉन अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2, और जो अल्फा 2 निकल के आएगा वो आएगा K2 अपॉन अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2। और व्हाट इज H प्लस? H प्लस इज C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2। सर अल्फा 1 अल्फा 2 निकल आया, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 करके नेट H प्लस निकल आएगा। सर उछल उछल के pH निकल आएगी। क्या सवाल में C1 गिवन है? हाँ गिवन है। क्या सवाल में C2 गिवन है? हाँ गिवन है। क्या दोनों एसिड्स की K1 K2 वैल्यूज गिवन है? हाँ सर गिवन है। सर सीधे वैल्यू पुट करेंगे, फटाक से आंसर निकालेंगे, pH आ जाएगी। बस आखिरी एक बात का ध्यान रखना, क्या कि अगर मान लीजिए ये H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 10 की पावर -6 से बड़ी या बराबर आ रही तब तो ठीक है सर, पानी चुप रहेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 10⁻⁻6 से छोटी आ गई तो बच्चों पानी की सुननी पड़ेगी। और ऐसे में अगर पानी की सुनी जाए तो बस एक काम मेरी याद रखना, आप KW को और अंदर ठूस दीजिएगा, बात खत्म। यानी आप सबसे पहले अंडर रूट K1 C1 प्लस K2 C2 की वैल्यू निकालिएगा। अगर ये वैल्यू 10⁻⁻6 से छोटी आ रही है तो ऐसे में आपको वाटर की कहानी सुननी पड़ेगी। बस वो सुनने के लिए सिर्फ मेरी एक बात याद रखना कि आप अंडर रूट के अंदर KW और डाल दीजिएगा। यानी ये वाला आंसर सिर्फ तब आएगा जब एसिड से आने वाले H प्लस 10⁻⁻6 के बराबर या उससे बड़े होंगे। अगर ये वैल्यू 10⁻⁻6 से छोटी आई तो आपका सही आंसर pH कैलकुलेशन का वो ये बने। यानी जब कभी भी बर्तन में एक से ज्यादा वीक एसिड्स पड़े हो तो उस केस में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है वो यही, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड से निकल के आएगा इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा KAICI। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा। लेकिन ये तब होगा जब H प्लस की वैल्यू जो एसिड से निकल के आ रही है वो 10⁻⁻6 मोलर के बराबर या उससे ज्यादा। लेकिन अगर ऐसा न हुआ तो फिर जो टोटल H प्लस होंगे वो H प्लस हमारे टोटल फाइनली कितने निकल के आएंगे, वो टोटल वैल्यू निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा KICI प्लस KW। ऐसा तब होगा जब एसिड से आने वाले जो H प्लस होंगे वो 10⁻⁻6 मोलर से कम होंगे। बस मुझे इतनी बातें याद रखनी। क्लियर है? यानी pH कैलकुलेशंस अगर वीक एसिड्स की बात करते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं या मिक्सचर्स की बात करते हैं, आप आसानी से pH कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मेंस लेवल पर इस पर आसानी से सवाल बनाए जा सकते हैं जो ज्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होंगे, ये तो कंफर्म।
क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट को पानी में डाला जाए तो वो घुल जाता है, इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं? नहीं नहीं सर, सॉल्ट को पानी में डाला जाए तो वो घुल जाता है, घुलने के बाद टूट जाता है। सर टूटने के बाद वो पानी के साथ अगर केमिकली रिएक्ट करता है, यानी उस सॉल्ट के जो कैटायन एनायंस है अगर वो पानी से केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस का नाम दिया जाएगा। यानी प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, एक ऐसा सॉल्ट जो ये है और एक ऐसा सॉल्ट जो ये। इनमें जब आप हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो जो पहली कैटेगरी बनती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। सर एक चीज बहुत क्लियर है कि जब कभी भी कोई सॉल्ट लेते हैं आप, वो सॉल्ट बनता ही एसिड बेस से है। हां बिल्कुल सही है। और जब वो सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करता है तो वाटर के अंदर जब उसके कैटायंस एनायंस वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वही एसिड बेस वो दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं जहां से वो सॉल्ट बना होता। अगर वो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट था तो वो वाटर के अंदर कैटायंस एनायंस में ब्रेक होने के बाद, पानी से रिएक्ट करने के बाद वही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश करेगा। और हम सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो पानी में डाइल्यूटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि वो 100% डिसोसिएट कर जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट जब पानी में आप डालेंगे तो क्या कर लेगा? सर भीग जाएगा। फिर क्या होगा? सर टूट जाएगा। फिर क्या होगा? सर कैटायंस एनायंस में ब्रेक कर जाएगा। फिर क्या होगा? सर कैटायन पानी से बात कर सकता है, एनायन भी पानी से बात कर सकता है। लीजिए करवा लीजिए, अगर Na+ ने पानी से बात की तो क्या बनाएगा? सर NaOH बनाएगा और NaOH पानी में फिर से टूट जाएगा क्योंकि वो 100% डिसोसिएट करता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस। अगर Cl ने पानी में बातचीत की तो वो क्या बनाएगा? सर HCl बनाएगा। HCl पानी के अंदर 100% डिसोसिएट कर जाएगा क्योंकि HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी जितने Na+ आपने डाले थे उतने ही Na+ आपको दोबारा मिल जाएंगे, जितने Cl- बने थे उतने ही Cl- आपको हमेशा दिखाई देंगे। इसका मतलब NaCl या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट वाटर के अंदर भीगता है, टूटता है, सब कुछ करता है, लेकिन वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करता। और इसलिए कहा जाता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द pH ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस विल बी 7। यानी कहने का मतलब यह हुआ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ये कभी पॉसिबल नहीं होती क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर के अंदर जब कैटायंस एनायंस में ब्रेक करके वाटर से रिएक्ट करते हैं तो वही स्ट्रॉन्ग एसिड और वही स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर के अंदर 100% फिर से टूट जाते हैं। बना टूटा, बना टूटा, इसका मतलब कैटायंस एनायंस पानी के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज नो हाइड्रोलिसिस फॉर दोस सॉल्ट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। So the pH will be decided by only water and at 25 the pH is 7। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये सिस्टम हमारा एक न्यूट्रल सिस्टम माना जाएगा। और ये लॉजिकल भी है, नमक का सोल्यूशन हमेशा ही खाते हैं, नमक डाल के खाते हैं, वो एसिडिक या बेसिक नहीं होता। दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ न्यूट्रल सोल्यूशन। टेम्परेचर विल डिसाइड द pH ऑफ दैट न्यूट्रल सोल्यूशन। एट 25 द pH will be 7। क्लियर है? तो सर ये पढ़ने की जरूरत क्या? हाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां तो कोई मैथ्स लगी नहीं रही, कोई कैलकुलेशन लगी नहीं रही। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ऐसा कोई सोल्यूशन लिया जाए जो वीक एसिड या वीक बेस का दूसरे एसिड या बेस के साथ बना हुआ सॉल्ट हो। और ऐसा हमारा सिस्टम है ये वाला जिसमें एसिड तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। जो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है, जब आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा? सर इसको आप पानी में डालेंगे तो आप किसी को भी पानी में डालेंगे वो भीग जाएगा, भीगने के बाद सर टूट जाएगा, जो भीग गया वो टूट गया। इसका मतलब ये हुआ सर ये अमोनियम आयन बनेगा एक्वस और साथ में Cl- बनेंगे एक्वस। बिल्कुल सही सर। अगर पानी में बातचीत होगी तो ठीक है, Cl- बात नहीं कर सकता सर बिकॉज Cl- इज कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर इसने पानी में बात की तो इसको HCl बनाना पड़ेगा, HCl फिर से टूट जाएगा। इसका मतलब सर Cl की कोई बात मत करिए, जो भी बातचीत चलेगी अमोनियम की चलेगी। अमोनियम वीक बेस से आया है, अमोनियम पानी में बात कर सकता, और अगर अमोनियम पानी में बात करता तो पानी में से OH- खींच लेगा और रिलीज क्या करेगा? H+। साफ समझ में आता है सर। रिजल्टेंट सोल्यूशन विल बी एसिडिक because the system is releasing H+ in the medium। यानी कहने का मतलब यह हुआ सर ये सिस्टम एसिडिक होगा। यानी ऐसे कोई भी सॉल्ट जो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्ट हैं वो वाटर के अंदर जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो सिस्टम एसिडिक बनाएंगे क्योंकि वो हाइड्रोलिसिस के दौरान H+ रिलीज करेंगे। सर ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर से नहीं टूटेगा? नहीं, वीक बेस है, 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। यानी अमोनियम आयन का कुछ हिस्सा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसलिए अमोनियम की कुछ ना कुछ हाइड्रोलिसिस तो दिखाई देगी और रिजल्टेंट सोल्यूशन हमारा एसिडिक माना जाए। क्लियर है ये? अच्छा, अब फिर वही है कि सर अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं लगता ये इस इक्विलिब्रियम का अपना एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा? बिल्कुल होगा। और इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दिस इज KH विच इज इक्वल टू KW बाय KB।
यानी कहने का मतलब यह हुआ इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो आपने बनाया है दैट इज Kw बाय Kb, और साफ दिखाई देता है जितना छोटा Kb होगा, Kb के कम होने से KH की वैल्यू बढ़ेगी, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी, अगर हाइड्रोलिसिस बढ़ेगी तो इसका मतलब यह हुआ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH घटेगी। मेरे हिसाब से मेंस लेवल पर यह जो इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नजर आती। क्या कि सर जब कभी भी किसी वीक बेस का कोई सॉल्ट लिया जाए तो उस वीक बेस की का सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस तब उतनी ज्यादा होगी जब वो बेस जितना वीक होगा, आप समझिए जितना छोटा बेस होगा, जितना कमजोर बेस होगा, यानी वो सॉल्ट जिस वीक बेस से आया है उस वीक बेस का Kb जितना कम होगा सर KH की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, यानी ये रिएक्शन उतनी आगे भागेगी, और अगर ये रिएक्शन आगे भागेगी तो सर H प्लस ज्यादा निकलेंगे, H प्लस ज्यादा निकलेंगे तो सर अब pH की वैल्यू कम होगी, यानी Kb डिसाइड करेगा कि हाइड्रोलिसिस ज्यादा है या कम, Kb डिसाइड करेगा उस सॉल्यूशन की pH ज्यादा है या कम। सब लोग इस बात का ध्यान रखें। दूसरा तरह का जो सॉल्ट आता है वो आता है जिसमें वीक एसिड इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल क्लियर है सर। ये CH3CONA ले लीजिए, कितना खूबसूरत एग्जांपल है। CH3CONA सॉलिड को जब आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा, अरे सर किसी को भी पानी में डालेंगे तो वो भीग जाएगा, और जो भीग गया वो टूट गया, यानी CH3CO माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वा। सर Na प्लस से आपको क्या उम्मीद है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, क्यों, क्योंकि Na प्लस NaOH से आया, पानी में रिएक्ट करेगा तो NaOH दोबारा बना देगा, वो फिर से टूट जाएगा, यानी मुझे NaOH से कोई मतलब नहीं, जो भी कुछ करेगा वो कौन करेगा, एसीटेट। क्या कर लेगा एसीटेट पानी के अंदर, अरे सर पानी से बात कर सकता है, कैसे बात करेगा, पानी में से H प्लस खींच लेगा, और H प्लस को खींचते ही क्या बना देगा, CH3COH, रिलीज क्या करेगा, OH माइनस। सर इस बार ये सिस्टम बेसिक सोल्यूशन बनाएगा, यानी एनायनिक हाइड्रोलिसिस अगर होती है तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। और इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है साफ दिखाई देता है, दिस टाइम दिस इज Kw बाई Ka, यानी ये वीक एसिड, जिस वीक एसिड से भी एसीटेट आया है दैट इज एसिटिक एसिड, उसका K जितना कम होगा सर KH की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, यानी Ka अगर कमजोर है तो KH तगड़ा होगा, KH तगड़ा होगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी इस रिएक्शन में ज्यादा होगी, ज्यादा हाइड्रोलाइज करेगा। सर साथ ही साथ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगी, सर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन अगर घटती है तो pH की वैल्यू बढ़े। समझिए, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बहुत क्लियर है कि अगर मान लीजिए आपका यह सिस्टम एक ऐसा सॉल्ट है जो कि वीक एसिड से आया है, तो उस वीक एसिड की हाइड्रोलिसिस, उस सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा होगी जो जिसका एनायनिक पार्ट जिस वीक एसिड से आ रहा है वो जितना कमजोर होगा। मान लीजिए 4 सॉल्ट है और चारों सॉल्ट में आपको पता चल रहा है कि एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही, वो आपसे ये पूछ रहा है बताइए किस जगह पर सोल्यूशन सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा बेसिक है, तो आप कैसे जवाब देंगे, उन चारों एनायंस के जो एसिड्स हैं उनकी K वैल्यू चेक कर लीजिएगा, जिस एसिड का K सबसे बड़ा होगा उसकी हाइड्रोलिसिस सबसे खराब होगी, वो सबसे कम OH माइनस रिलीज करेगा, वहां पर सबसे छोटी pH निकल के आई। बात समझ रहे हैं, इस तरह से आपको रिलेट करना है, इस बात का ध्यान रखें। तीसरा जो केस बनता है वो एक ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशंस का बनता है जिसमें कैटायन भी हाइड्रोलाइज करता है और एनायन भी हाइड्रोलाइज करता है, और जब कैटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज करें जैसे अमोनियम एसीटेट है तो बड़ा क्लियर है, CH3CONH4 को जब आप पानी में डालेंगे तो भीग जाए, CH3CONH4 एक्वस बन जाए, भीग गया तो टूट गया, ये CH3CO माइनस एक्वस बनाएगा और साथ ही साथ NH4 प्लस एक्वस बनाएगा। साफ समझ में आता है सर, हम भी पानी में बात करेंगे और ये भी पानी में बात करेगा, और ऐसे में बिल्कुल क्लियर है सर इस केस में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, वो डिसाइड करेगा एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का Kb वैल्यू कितना, यानी उस एसिड बेस का Kb वैल्यू कितना। यानी कहने का मतलब यह हुआ CH3CO माइनस भी वाटर के अंदर बातचीत करेंगे, अगर ये पानी में बातचीत करते हैं तो ये CH3COH प्लस OH माइनस रिलीज करेगा, और अगर अमोनियम आयन जो कि आप कह रहे हैं पानी में बातचीत करेंगे क्योंकि ये वीक बेस से आए हैं तो ये पक्का अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और H प्लस रिलीज करेंगे। एक चीज क्लियर है सर, ये दोनों इक्विलिब्रियम्स जो होंगे ये दोनों इक्विलिब्रियम्स ही फाइनली डिसाइड करेंगे कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। बिल्कुल क्लियर है, यानी एक चीज क्लियर है सर, अब ये कहना सही नहीं है कि ये सॉल्यूशन हमेशा एसिडिक होगा या हमेशा बेसिक होगा, क्योंकि इस बार जो KH की वैल्यू निकल के आने वाली है वो KH ओवरऑल वो Kw बाय Ka Kb डिसाइड करेगा, और ये Kw बाय Ka Kb ही ये डिसाइड करेंगे कि ये सिस्टम एसिडिक है या बेसिक।
यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अब यह जरूर है सर, अगर के भी बराबर हो गए तो उस केस में ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन न्यूट्रल निकल के आएगा। अमोनियम एसीटेट एक अकेला इतना खूबसूरत एग्जांपल है जिसमें एसिटिक एसिड का के, जो एसिटिक एसिड का के होता है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है केबी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी एसिटिक एसिड का के और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के, एसिटिक एसिड का के और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का के भी वैल्यूज ऑलमोस्ट बराबर होते हैं और इनकी वजह से अमोनियम एसीटेट का जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो जिनके अंदर कैटायनिक एनायनिक दोनों सॉल्ट्स के एनायंस कैटायंस दोनों की हाइड्रोलिसिस हो रही है, ऐसे में सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन केबी। इफ केबी आर सेम देन द सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल एंड द एग्जांपल इज अमोनियम एसीटेट। अदरवाइज वो डिसाइड करेगा के और केबी। अगर के बड़ा है तो एसिडिक, केबी बड़ा है तो बेसिक। लेकिन अगर केबी बराबर है, जो रेयर एग्जांपल है अमोनियम एसीटेट का, तो वो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा। अभी मैं इनके फॉर्मूले तुम्हें दिखाता हूं, तुम्हें हैरानी होगी ये देखकर कि इस तरह के सॉल्ट जिसमें कैटायनिक एनायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों हो रही है, ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच उनकी कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। देख लीजिए आप, ये कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं। अगर आप देखें तो जिस केस में एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, एनायंस की हाइड्रोलिसिस कैटायंस की हाइड्रोलिसिस हो रही है, ऐसे में सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ऐसे में हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होगा। उस केस में कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी, KH KW/KB डिसाइड करेगा और H प्लस की वैल्यू KWC/KB एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तुम्हें ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर कोई बेसिक सोल्यूशन है, कोई वीक एसिड का सोल्यूशन है, तो वो बेसिक होगा, बेसिक सोल्यूशन बनाएगा। और उस बेसिक सोल्यूशन के बारे में अगर बात तो उस बेसिक सॉल्यूशन में एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। अगर एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है तो उस केस में KH की वैल्यू ये, H की वैल्यू ये, OH की वैल्यू ये और pH यहां से डिसाइड की जाएगी। और अगर दोनों हो रही है तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। स्टिल इट विल बी डिसाइडेड बाय व्हाट? इट विल बी डिसाइडेड बाय फाइनली It will be decided by finally what? It will be decided by K and KB values। सब लोग समझ रहे हैं? और ऐसे में आप देख लीजिए KH की वैल्यू ये है और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन में C का कोई टर्म ही नहीं है। आप समझिए, और अगर C का कोई टर्म ही नहीं है, so the pH value of these types of salts in which cationic and anionic hydrolysis both is considered, in that case the H plus value is independent of the concentration। और अगर ये कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है तो आप उस केस में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्ट ले लें जिसमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस दोनों हो रही है, पीएच वैल्यू हमेशा जो है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगी। और वो 7 हो सकती है अगर के भी बराबर है। देख लीजिए, अगर के भी बराबर है तो अंडर रूट KW आएगा, अंडर रूट KW 10 की पावर -7 होगा 25 पर, तो आंसर 7 आ जाए। मेरे कहने का मतलब है कि चाहे एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट पीएच होगी, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस तो भी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगी। लेकिन अगर कैटायन एनायन दोनों है तो उस केस में पीएच कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगी। वो 7 से बड़ी या 7 से छोटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो 7 होगी तब जब के भी वैल्यूज बराबर। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस की अगर आप बात करें तो जो नेक्स्ट है वो पॉलीवेलेंट एनायन की। पॉलीवेलेंट एनायन जिसमें एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे। क्या करेगा सर? पानी में जाएगा, पानी में जाएगा तो पानी से H लेगा। सर एक बार H लेगा, दूसरी बार H लेगा और तीसरी बार H लेगा। दिखाई दे रहा है सर? ये 3 बार पानी के अंदर H प्लस लेगा। और अगर ये 3 बार पानी के अंदर H प्लस लेगा तो सर फाइनली एक बार OH निकलेंगे, फिर OH निकलेंगे, फिर OH निकलेंगे। सर इन तीनों OH को जोड़कर ही आपको टोटल OH माइनस का पता चलेगा और तभी पीएच निकलेगी। अरे नहीं सर, अकल लगाएंगे। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KH1 which is equal to KW/K3। जरा समझना बात को। This will be KH2 which is equal to KW/K2 and the equilibrium constant of this equilibrium is KH3 which is equal to KW/K3 KW/K1। अब आप खुद अकल लगाइए सर, सबसे छोटा के कौन सा होता है सर? H3PO4 का। सर K3 सबसे, ये तो पता हमें, सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट घटते जाते हैं। सर K3 छोटा होगा तो इसका मतलब ये KH सबसे बड़ा है, और अगर ये K सबसे बड़ा है तो इसका मतलब यहां से हाइड्रोलिसिस सबसे तेज चलेगी, और अगर ये हाइड्रोलिसिस सबसे तेज चलेगी तो सर ये OH माइनस सबसे ज्यादा होंगे। सर ये कम होंगे या और भी कम होंगे। सर ये वाले OH नीचे वाले OH को बर्बाद कर देंगे। चलो भागो, चलो भागो, चलो भागो। यानी नीचे वाले दोनों इक्विलिब्रियम्स तो बर्बाद हो गए, बीच वाले को ऊपर वाले ने बर्बाद कर दिया और नीचे वाले को दोनों ने मिलकर बर्बाद कर दिया। यानी साफ समझ में आता है सर कि 2 OH माइनस तो खत्म ही हो गए। pH will be decided by only the first equilibrium, but in the first equilibrium which is an anionic hydrolysis you are using K3। इसका मतलब जो एनायनिक हाइड्रोलिसिस का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, उस एनायनिक हाइड्रोलिसिस के फॉर्मूले में जो Ka यूज किया जा रहा है वो Ka K3 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ सर बिल्कुल
क्लियर हो गई। KWK/C की जगह KWK3/C यूज कर लीजिएगा। यानी वो पॉलीवेलेंट एनायन जिस वीक एसिड का एनायन है, उस वीक एसिड का सबसे छोटा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा K2 या K3, दैट डिपेंड्स कि वो डाइप्रोटिक है या ट्राइप्रोटिक है। उस केस में आप उसका सबसे छोटा K यहां यूज कर लीजिए। कितना खूबसूरत सवाल, फाइंड आउट द पीएच ऑफ। कितना आसान सवाल, देखिए जरा, बच्चों को बड़ी हैरानी होती है इतने मुश्किल मुश्किल सवाल कैसे सॉल्व किए जाएंगे। सी मोलर Na3PO4, इसकी पीएच निकाल ली। मान लीजिए ये सवाल आ, कैसे निकालेंगे सर? आप मुझे कुछ तो बताएंगे। हाँ बताएंगे। H3PO4 के तीनों के वैल्यू बता देंगे, K1, K2 और K3 तीनों बता देंगे सर। लेकिन एक चीज क्लियर है सर, Na3PO4 इज अ सॉल्ट। Na का कुछ नहीं होगा सर, लेकिन फॉस्फेट पॉलीएनायन है सर, बार बार हाइड्रोलाइज करेगा। लेकिन सर ऐसे में पीएच कैसे निकालेंगे? अरे सर बार बार हाइड्रोलाइज करेगा, फर्स्ट डिसोसिएशन, फर्स्ट हाइड्रोलिसिस डिसाइड करेगी। और फर्स्ट हाइड्रोलिसिस में कौन सा K इन्वॉल्व है सर? K3 इन्वॉल्व है। तो सर हमें तो सीधे सीधे आंसर पता चल गया, H+ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KWK3/C। सब कुछ सवाल में गिवन है सर, सीधे पुट करिए, H+ निकल आएगा, H+ आते पीएच निकल आएगी, खेल खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है ऐसे एनायंस जो वाटर के अंदर, पानी के अंदर H+ दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, जिनको एम्फीप्रोटिक एनायंस का नाम दिया जाता है। बहुत कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं, HCO3-। क्या करेगा सर HCO3-? सर HCO3- ऐसा है जो इधर से H+ दे भी सकता है पानी को और H+ ले भी सकता है पानी से। अगर ले लेगा तो सर H2CO3 बना देगा, अगर ले लेगा तो H2CO3 बना देगा, और अगर दे देगा तो कार्बोनेट बना देगा। अब जरा अकल लगाते हैं, मैं सीधे सीधे जुगाड़ बताता हूं। क्या सर, ये दोनों लोग जो हैं ये H2CO3 के किस डिसोसिएशन कांस्टेंट में इन्वॉल्व होंगे? H2CO3 एक डाइप्रोटिक एसिड है जो 2 बार टूटेगा। सर ये दोनों लोग कब इन्वॉल्व होंगे? सर ये H2CO3 के सेकंड वाले डिसोसिएशन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहां छोटा सा K2 लिख देते हैं। ये दोनों कब इन्वॉल्व होंगे? सर ये दोनों H2CO3 के पहले वाले डिसोसिएशन में इन्वॉल्व होंगे। तो अगर दाएं बाएं K1 K2 लिखा है, देन आंसर इज PK1 प्लस PK2/2। बात खत्म। सो द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी PK1 प्लस PK2/2। द हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस एम्फीप्रोटिक एनायन, इन दैट केस द आंसर इज PK1 प्लस PK2/2। बट ऐसा भी हो सकता है सर, मान लीजिए ये वाला सॉल्ट हुआ तो क्या होगा सर? H2PO4 ले लेते हैं। अगर H2PO4- की हाइड्रोलिसिस हो रही है तो क्या होगा सर? ये पानी में H+ देगा तो HPO4 2- बनेगा, पानी में H+ लेगा तो उस केस में H3PO4 बनेगा। जल्दी से बताओ ये कौन सा K इन्वॉल्व है, जरा जल्दी से बताओ। सर ये K2 है। और ये H3PO4 का कौन सा K का इन्वॉल्वमेंट है इन दोनों में? सर K1। तो इसका मतलब H+ की जो वैल्यू आ रही है वो अंडर रूट K1 K2 से निकाली जाएगी, और जब आप pH कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू PK1 प्लस PK2/2। सिमिलरली अगर HPO4 2- है तो क्या होगा? अगर HPO4 2- होगा तो क्या होगा सर? HPO4 2- है तो इसके पास भी दो बातें, HPO4 2- के पास भी दो बातें। इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अगर HPO4 2- होगा तो क्या होगा? HPO4 2- सर ये पानी में अगर H+ देता है तो PO4 3- बनेगा, और पानी में अगर H+ लेता है तो H2PO4 - बनेगा। बिल्कुल आसान जुगाड़। तो क्या होगा सर? ये दोनों कौन से K आ रहे हैं सर? ये दोनों H3PO4 का थर्ड वाला K होगा। तो यहां चुपचाप क्या लिख देंगे? यहां चुपचाप K3 लिख देंगे। और ये वाला H3PO4 का सर K2 का इन्वॉल्वमेंट है। ये दोनों लोग कब आते हैं सर? K2 में आते हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ गया, H+ की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट K2 K3 से निकाली जाएगी, और जो pH निकल के आएगी वो PK2 प्लस PK3/2 से निकाली जाएगी। देख पा रहे हो? pH इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कभी ऐसे सॉल्ट्स हो जिसमें कैटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज करें तो भी pH कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, या फिर ऐसे सॉल्ट्स हो जिसमें एम्फीप्रोटिक एनायंस का इन्वॉल्वमेंट है जो H दे भी सके और H ले भी सके, ऐसे में जो pH होगी वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। समझो बात, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, और नेक्स्ट है हमारा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस क्या कहते हैं सर? बफर सॉल्यूशंस वो होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई साहब हम अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। नहीं नहीं सर, गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता। बफर सॉल्यूशन ये नहीं कहते कि वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। बफर सॉल्यूशंस ये कहते हैं कि पीएच में उतना चेंज नहीं आने देंगे जितना चेंज तुम लाना चाहते हो, यानी वो पीएच चेंज को रजिस्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो थोड़े से H+ या थोड़े से OH- के डालने से पीएच में आने वाले चेंज को रजिस्ट करते हैं।
सर थोड़े ही डालिएगा, भर के मत डाल दीजिएगा, भर के डालेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। अरे सर बात में समझिए बात को, सर किसी भी सोल्यूशन में अगर बाल्टी भर के H+ डाल देंगे तो बेचारा रजिस्ट हो ना कर पाएगा। ट्रेन के आगे खड़े होकर ट्रेन को रोका नहीं जाता, सुसाइड कहते हैं इसको, ट्रेन रुकती नहीं है, आप खत्म हो जाते हैं। बात समझिए, यानी अगर आप रिक्शे वाले को रोकिए, साइकिल वाले को रोकिए, सर बात समझ में आती है, दिस इज रेजिस्टेंस। ट्रेन को थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता, यानी अगर आप भर के पानी H+ भर देंगे किसी सोल्यूशन में तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। यानी बफर सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस हैं जो थोड़े बहुत H+ या थोड़े बहुत OH- के डालने से पीएच में आने वाले चेंज को रेजिस्ट करते हैं। सर ये किस तरह के सोल्यूशंस होंगे? ये वो सोल्यूशंस होंगे जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का सोल्यूशन होंगे। यानी अगर मैं एसिडिक बफर की बात कर रहा हूं, यानी अगर आप एसिडिक बफर की बात करते हैं तो एसिडिक बफर वो होगा जिसमें वीक एसिड भी होगा और उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस भी प्रेजेंट होगा। उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो तुम अपने आप समझ सकते हो। सर अगर आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट उसके वीक एसिड के साथ ले लें, दिस इज द सिस्टम। हमें ये सिस्टम चाहिए, मैं बात कर रहा हूं। अब ये सिस्टम बनाने के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, ये सिस्टम बनाने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, और ऐसे में हम आसानी से पीएच कैलकुलेट कैसे करेंगे वो फॉर्मूला भी हम देख लेंगे। यानी जब कभी भी वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ प्रेजेंट हो, दिस इज एसिटिक एसिड एंड दिस इज कॉन्जुगेट बेस CH3CO-, तो ऐसे में आप आसानी से पीएच कैलकुलेट कर पाए। क्लियर है? तो यानी जब कभी भी कोई वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ प्रेजेंट होगा तो ऐसे सिस्टम को बफर सॉल्यूशन कहा जाएगा, और ऐसे बफर सॉल्यूशन की पीएच पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड या फिर कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड से निकाली जाएगी। मेरा तो सजेशन यही है कि आप इसी फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में एक कमी, जो कॉन्जुगेट बेस है मेरा, इस कॉन्जुगेट बेस की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो, मुझे इस पे डाउट। बात समझिए, यानी अगर मान लीजिए CH3COONA मेरा सॉल्ट, ठीक है, दिस इज सॉल्ट, तो इससे आने वाले जो CH3CO- होंगे, ये CH3CO- हमेशा सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो, ये जरूरी नहीं, बिकॉज इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज C, तो दैट मींस द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेटाइन विल बी C। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर मान लीजिए यही सॉल्ट ऐसा होता CH3CO होल ट्वाइस Ba, और अब ये डिसोसिएट करेगा तो 2 CH3CO- आयंस बनाएगा, तो ऐसे में अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिर 2C कंसीडर की जाएगी। समझिए, यानी आपका जो सही फॉर्मूला है वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन रखने का नहीं, आपका सही फॉर्मूला कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन को रखने का है। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन X है तो कॉन्जुगेट बेस की भी X तभी होगी जब वो सॉल्ट 1:1 स्टोइचियोमेट्री का। अगर वो सॉल्ट 1:1 स्टोइचियोमेट्री का नहीं है तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन से आपको कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी और तब ऊपर पुट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप किसी भी एसिडिक बफर के फॉर्मूले में पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड की जगह कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड याद करिए, ताकि आपकी आंखें कॉन्जुगेट बेस को ढूंढे, ना कि सॉल्ट को। हां ये ठीक है, वो कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट से ही आएगा, लेकिन वो सॉल्ट के बराबर होगा ये डिसाइड करेगा सॉल्ट। अगर वो सॉल्ट 1:1 स्टोइचियोमेट्री का है, देन इन दैट केस द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। बट इफ इट इज नॉट 1:1 स्टोइचियोमेट्री सॉल्ट, देन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल नॉट बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। इसलिए बेस्ट है कि आप इस फॉर्मूले की जगह पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस बाय एसिड ही याद रखें। क्लियर है? यही चीज आप बेसिक बफर के साथ कर सकते हैं। बेसिक बफर एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें पीएच कैलकुलेशन के लिए आप पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस की जगह कॉन्जुगेट एसिड बाय बेस याद रखिए। फिर वही है, सर सॉल्ट 1:1 स्टोइचियोमेट्री का है तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, लेकिन अगर वो सॉल्ट 1:1 स्टोइचियोमेट्री का नहीं है तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्जुगेट एसिड की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगी। क्लियर है? समझ पाए? नेक्स्ट पॉइंट पर आए तो यह है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी एक ऐसा सिस्टम है, बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि जब कभी भी किसी बफर सॉल्यूशन में आप एसिड या बेस ऐड करते हैं तो उसकी पीएच चेंज होती, रजिस्ट करता है लेकिन थोड़ी सी चेंज होती। 1 यूनिट का चेंज लाने के लिए किसी भी 1 लीटर के बफर में जितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाला जा रहा है, दैट इज नोन एज बफर कैपेसिटी। और वो बफर कैपेसिटी कैलकुलेट कराई जाती है इस इक्वेशन से, जिसमें याद करने के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप कम से कम बफर कैपेसिटी का ये वाला फॉर्मूला जरूर याद करके जाएं, जिसमें यह बोला गया है कि दिस इज इक्वल टू 2.303 AB अपॉन A प्लस B, जिसमें A और B क्या है हमारा साफ दिखाई देता है कि हमारे पास एक बफर है जिसमें आपने A मोल सॉल्ट लिए हैं और B मोल हमारा एसिड।
ए मोल सॉल्ट और बी मोल हमारा एसिड। तो अगर हमारा ऐसा बफर है तो ऐसे में बफर कैपेसिटी 2.303 AB अपॉन A प्लस बी से कैलकुलेट की जाएगी। और ये बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी वो हम जानते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं। ए बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब ए और बी बराबर होते हैं, यानी जब सॉल्ट यानी कॉन्जुगेट बेस और एसिड जब वो दोनों बराबर होंगे तो वो बफर मैक्सिमम कैपेसिटी शो करेगा, जिसकी कैपेसिटी 2.303 AB अपॉन A प्लस बी से कैलकुलेट की जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें, ये दो बफर्स हैं और ये पूछा जाए इनमें से कौन सा बफर ज्यादा अच्छा बफर माना जाएगा, तो सर उस केस में ये दोनों ही बफर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर है, बिकॉज कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगहों पर बराबर। अब आप कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, सर दोनों मैक्सिमम कैपेसिटीज पर है, तो अब आपको वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इस केस के लिए 2.303 इंटू ए बी दैट इज 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.1 से काम चलाना पड़ेगा। और इस केस में 2.303 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.2 से काम चलाना पड़ेगा। और साफ समझ में आता है जो सेकंड कैपेसिटी होगी मेरी वो फर्स्ट कैपेसिटी से ज्यादा होगी, यानी सेकंड बफर इज बेटर बफर देन फर्स्ट बफर। क्लियर है ये? तुम लोग इस लेक्चर को आराम से भी सुन सकते हो, आराम से भी देख सकते हो, बिकॉज कम टाइम में हमें ये लेक्चर कंप्लीट करना है ताकि तुम्हारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें पहुंच जाएं, बट तुम इत्मीनान से इसको समझ सको। तो सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि वो बफर्स अपनी मैक्सिमम कैपेसिटीज पर है जिसमें कॉन्जुगेट पार्ट की और एसिड या वीक बेस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर। लेकिन अगर आपको कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है तो 2.303 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी से ये काम कर सकते हैं। ए इज द कॉन्जुगेट बेस एंड बी इज द एसिड और वीक बेस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब? सॉल्युबिलिटी का मतलब है जब कभी भी किसी सॉल्ट को पानी के अंदर घोलने की कोशिश की जाती तो वो पानी में या किसी भी सॉल्यूशन में कितना घुला, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। यानी जनरल डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्युबिलिटी का मतलब है कोई भी सॉल्ट 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना डिसॉल्व हो चुका है एट दैट पर्टिकुलर टेंपरेचर, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक सॉल्ट लेके आता हूं, मान लीजिए मेरा एक सॉल्ट ले लिया मैंने AgCl। तो अब जब आप AgCl की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो वो AgCl की सॉल्युबिलिटी में अलग अलग सॉल्यूशंस में निकालता हूं। सबसे पहले पानी में निकालता हूं। क्या होगा सर? पानी में जाएगा, टूटेगा, घुलेगा, खाद खत्म हो जाएगी, बिकॉज AgCl इज अ सॉल्ट ऑफ ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। AgOH उतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, बट फिर भी मैं इस AgCl को एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए। यानी AgCl को एक ऐसा सॉल्ट मान लेते हैं जो पानी में जाने के बाद सिर्फ घुलेगा, टूटेगा और कुछ नहीं करेगा। ऐसे में इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? सर कुछ भी नहीं करना है, AgCl को आपने पानी में डाला, क्या होगा सर? जैसे ही आप AgCl को पानी में डालेंगे ये थोड़ा बहुत घुलेगा और घुलने के बाद Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूट जाएगा। ऐसे में अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी निकालना चाहते हैं तो S1 मान लेते हैं, अगर S1 घुलेगा तो S1 टूटेगा, S1 टूटेगा तो Ag प्लस भी S1 बनेगा और Cl माइनस भी S1 बनेगा। इन दैट केस S1 इंटू S1 विल बी द Ksp वैल्यू ऑफ दिस सॉल्ट। सो S1 इज इक्वल टू रूट Ksp, यानी यहां पर जो S1 की वैल्यू निकल के आएगी वो रूट Ksp के बराबर निकल के आएगी। इसी तरह से जब आप किसी इसी तरह के सॉल्ट्स को यानी AgCl टाइप के सॉल्ट्स को ही एसिडिक बफर में डालते हैं तो क्या होता है? दिस इज एसिडिक बफर। जब आप इसको एसिडिक बफर में डालेंगे तो क्या होगा सर? ये अंदर जाएगा, घुलेगा, घुलने के बाद क्या बनेंगे सर? Ag प्लस और Cl माइनस बनेंगे, और Ag प्लस और Cl माइनस बनने के बाद वो H प्लस से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर Cl माइनस अगर H प्लस से रिएक्ट करता है तो HCl बनाएगा और HCl 100% डिसोसिएट कर जाएगा। इसका मतलब सर ये फर्दर हाइड्रोलाइज फर्दर रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कैसे निकालोगे इसकी सॉल्युबिलिटी? सर जैसे यहां निकाली थी, अंदर गए, टूट गए, बातचीत मुझे करनी नहीं, तो ऐसे में सॉल्युबिलिटी H2 होगी जिसकी वैल्यू फिर से किसके बराबर आएगी? रूट के। जब आप इसको बेसिक बफर में डालेंगे तो क्या होगा सर? सेम कहानी है। जब आप इसको बेसिक बफर में डालेंगे तो AgCl टाइप का आदमी जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है वो अंदर जाएगा, जाने के बाद टूटेगा, टूटने के बाद Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक करेगा, लेकिन Ag प्लस OH माइनस से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि AgOH को मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस कंसीडर किया। इसका मतलब इस केस में भी वो अंदर जाने के बाद अपनी सॉल्युबिलिटी को रूट Ksp ही देखेगा। यानी चाहे ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट्स हैं, चाहे उनको पानी में डालो चाहे बफर्स में डालो, उनकी पीएच उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सेम रहती है। चौथा जो केस है वो है हमारा एक ऐसा सिस्टम जिसमें कॉमन आयन पड़ा है। अब आप सोचिए अगर आप AgCl को अंदर डालते हैं
और अंदर आपको ऑलरेडी एजी प्लस मिल जाए तो क्या होगा? ओफो सर, अगर मुझे अंदर एजी प्लस मिल जाएगा तो जैसे ही एजीसीएल अंदर घुलेगा, जितना भी घुलेगा, घुलने के बाद वो एजी प्लस में ब्रेक करेगा और सीएल माइनस में ब्रेक करेगा। सर ये एजी प्लस जो अंदर पड़े हुए हैं वो इसके ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे और इस कॉमन आयन की वजह से एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। और अगर एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी घट गई तो इन चारों बर्तनों में सबसे कम सॉल्युबल वो यहां पर होगा, यानी S4 सबसे छोटा। सिमिलरली अगर आप ऐसी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं जो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी है, यानी एजीसीएल भी घोला जा रहा है और एजीबीआर को भी घोला जा रहा है, अगर आप इन दोनों को साथ में डिसॉल्व करते हैं तो ऐसे में फिर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि सर ऐसे में एजीसीएल का डिसोल्यूशन एजी प्लस बनाएगा और एजीबीआर का डिसोल्यूशन भी एजी प्लस बनाएगा और ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे और इस कॉमन आयन की वजह से एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज कर जाएगी। एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने की वजह से इस बार भी इसकी सॉल्युबिलिटी को कम समझा जाए। बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब यह हुआ एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी घट रही है कॉमन आयन की प्रेजेंस में, एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी घट रही है साइमल्टेनियस के केस में, क्योंकि साइमल्टेनियस के केस में भी एक एजी प्लस दूसरे को और दूसरा एजी प्लस नीचे वाले को परेशान करेगा, जिसकी वजह से दोनों सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। लास्ट केस बनता है इस तरह के सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी एक ऐसे सिस्टम में कैलकुलेट करना जिसमें कॉम्प्लेक्सेशन हो सकता है। अगर उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो सकती है, मैंने तुम्हें बताया भी था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो के वैल्यू होता है वो बहुत तगड़ा होता है। के वैल्यू के तगड़े होने से ये रिएक्शन बहुत तेजी से आगे भागती है। क्या मतलब हुआ? सर मतलब ये हुआ कि जब आप जैसे इसका अलग से केस बनाते हैं, यानी मान लीजिए आपने अमोनिया ले लिया, सी मोलर अमोनिया, और इसके अंदर आपने एजीसीएल को घोलने की कोशिश की तो क्या होगा? सर कुछ नहीं, एजीसीएल अंदर जाके घुलेगा, जब अंदर घुलेगा तो ये एजी प्लस बनेगा और सीएल माइनस बनने लगेगा। अब सर जैसे ही एजी प्लस बना वो एजी प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करने लगेगा और अगर ये अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है तो सर एक कॉम्प्लेक्स बनाने लगेगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो के वैल्यू होगा सर बहुत तगड़ा होगा, फटाफट फटाफट, यानी एजीसीएल अंदर गया, एजी प्लस बना, अमोनिया से जुड़ गया, जैसे एजी प्लस गायब हुआ फिर एजीसीएल अंदर गया। भाई ये तो ली चार्टली प्रिंसिपल है, अगर आप एजी प्लस को कम करते चले जाएंगे तो ये नीचे ऊपर वाला इक्विलिब्रियम आगे भागता जाएगा, यानी एजी प्लस बना अमोनिया खा गया, फिर एजी प्लस बना फिर अमोनिया खा गया, फिर एजी प्लस बना फिर अमोनिया खा गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर एजीसीएल बार बार घुलता चला जाएगा, बने हुए एजी प्लस को अमोनिया खाता चला जाएगा, सॉल्ट मस्त घुलेगा सर। इसका मतलब यह हुआ इस जगह पर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी या हर उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सेशन की संभावनाएं हैं वहां सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, यानी मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी देखने को मिलेगी वो S6 होगी और S6 के बाद जो सॉल्युबिलिटीज का ऑर्डर बनता है वो यही है S6, S1 और S2, और जो S3 है वो ऑलमोस्ट बराबर है और उसके बाद वो S5 और फिर S4। सर क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि S5 साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का केस बनता था और साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में जो Ag प्लस का इक्विलिब्रियम, AgCl का इक्विलिब्रियम पीछे भागा वो उस Ag प्लस की वजह से भागा जो AgBr से आ रहा है। सर एजीबीआर भी थोड़ा सा ही घुलता है तो एजी प्लस कम होंगे। यहां पर जो ये पीछे भागा वो किसने भगाया? सर उस सॉल्यूशन के एजी प्लस ने जो ऑलरेडी घुले पड़े हैं बहुत सारे, यानी सबसे ज्यादा एजीसीएल का इक्विलिब्रियम कौन सा पीछे भागेगा? सर ये कॉमन आयन वाला, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी सबसे गिर जाएगी। समझ रहे हो बात को? यानी कॉमन आयन के सॉल्यूशंस में सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी सबसे कम देखने को मिलेगी और जहां वो सॉल्ट्स कॉम्प्लेक्सेशन में इन्वॉल्व होंगे वहां पर उनकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। क्लियर है? सबकी ये बात समझ में आई? अगली बात कर लेते हैं, दैट इज हमारा आखिरी पॉइंट जिसे इंडिकेटर थ्योरी कहा जाता है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इंडिकेटर वो लोग होते हैं जिनके अंदर दो तरह के रंग होते हैं, उनके डिसोसिएटेड फॉर्म के और अनडिसोसिएटेड फॉर्म के। यानी मान लीजिए HIN एक इंडिकेटर है, ये इसका अनडिसोसिएटेड फॉर्म, दिस इज अनडिसोसिएटेड फॉर्म, और जो IN माइनस है वो इसका डिसोसिएटेड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फिनोप्थलीन का जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है दैट इज कलरलेस, और जो उसका डिसोसिएटेड फॉर्म का कलर है वो पिंक। अब इंडिकेटर थ्योरी क्या कहती है? इंडिकेटर थ्योरी 2 सेकंड की थ्योरी है। वो ये कहती है कि हमें इंडिकेटर का कलर या सॉल्यूशन का कलर वो दिखाई देता है जिसमें जिस पार्ट की भी कॉन्सेंट्रेशन दूसरे वाले पार्ट से 10 टाइम्स या उससे ज्यादा होती। क्या मतलब हुआ? अगर आपको लगता है कि आपका इंडिकेटर अंदर पड़ा है लेकिन वो फिनोप्थलीन अभी भी सॉल्यूशन को कलरलेस बोल रहा है, यानी वो सॉल्यूशन अभी भी कलरलेस है, तो ये तभी हो सकता है जब अनडिसोसिएटेड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएटेड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन से 10 गुनी या उससे ज्यादा, यानी कलर उस फॉर्म का दिखाई देगा जिस फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे वाले फॉर्म से 10 टाइम्स या उससे ज्यादा होती।
क्लियर है ये वाली बात? इसका मतलब ये हुआ सर इंडिकेटर में जो कलरलेस सिस्टम है वो कब दिखाई देगा? जो कलरलेस सिस्टम होगा वो तब दिखाई देगा जब अनडिसोसिएटेड या अनआयनाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन आयनाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन से 10 टाइम्स या उससे ज्यादा होगी। तो बताइए वो पीएच की रेंज क्या होगी? उस टाइम पर पीएच वैल्यू क्या होगी? उस टाइम पर पीएच वैल्यू होगी पीके, इंडिकेटर का के वैल्यू जो भी दिया जाएगा, प्लस यहां आ जाएगा अनआयनाइज्ड फॉर्म जिसकी कंसंट्रेशन आपने 10 टाइम्स बोली, तो दैट इज 1/10 जिसकी वैल्यू हो जाएगी -1, यानी दिस विल बी -1। और तब जब आयनाइज्ड फॉर्म का कलर दिखाई दे यानी पिंक दिखाई दे तब क्या होगा? उस केस में पीएच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पीके HIN इंडिकेटर का के वैल्यू +1, क्योंकि अब ये 10/1 होगा, log 10 1 होता, यानी पीएच चेंज की जो कलर चेंज होगी या इंडिकेटर की जो कलर चेंज की जो रेंज होगी वो रेंज pKa ±1 से डिसाइड की जाएगी। इस पीएच रेंज में ही वो इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, यानी इससे कम पीएच हुई तो ये वाला फॉर्म डोमिनेट कर जाएगा, इससे ज्यादा पीएच हुई तो दूसरा वाला फॉर्म डोमिनेट कर जाएगा। इस बीच में ही वो इंडिकेटर कलर चेंज शो कर रहा हो। यानी ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से आप पीएच इंडिकेटर कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हैं। हालांकि इस कॉन्सेप्ट को यूज भी किया जा सकता है, हमारे लेवल पर ये बहुत ज्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं भी होता। तो मैं तुम लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि सारे पार्ट्स को जितने भी यहां डिस्कस किए गए इनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की जाए, बिकॉज हम लोग यहां पर न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली जाए ताकि तमाम चीजें जो कराई गई वो एक बार अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे, एक नए चैप्टर के साथ फिर से डिस्कशन करेंगे। सब लोगों को ऑल द बेस्ट, खूब जम के मेहनत करो। न्यू ईयर आ रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल भी कमरे के बाहर मत निकलो, सिर्फ कमरे में पड़े रहो। घर वाले कमरे के नीचे थाली फेंकेंगे, खाना खा के तुम थाली को बाहर फेंक देना। तुम कमरे के बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि तुम अगर इन्वॉल्व हो गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हम वो लोग भी हो सकते हैं, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी दौड़ना तेजी से शुरू किया। हम उन लोगों को पिछाड़ सकते हैं जो बहुत दिनों से दौड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन जो अब थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए यह मानकर कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अब ढीले पड़ सकते हैं, आप दौड़ते चले जाइए। हो सकता है कुछ ऐसा रिजल्ट हाथ लग जाए जिसको सोचकर या जिसको देखकर मजा ही आ जाए, तुम्हें भी और तुम्हारे घर वालों। तो आज इतना ही करते हैं, अगली बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।